सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां मैं आपको ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में अलोंग विद द क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। बस आपने पेशेंस के साथ स्टार्ट से लेके एंड तक बैठना है। आप अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक लेके बैठ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बोर्ड नोट्स भी रेफर करने, जो मैं इस रिवीजन वीडियो में रेफर करने वाला हूं, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाके चैनल से बोर्ड नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ उनको भी रेफर कर सकते हो विद दिस रिवीजन, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। क्या बात करो सर। हाँ, पूरी की पूरी रिवीजन में जो हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, एंड में जाके मैं आपको क्विकली उनको भी एक बढ़िया 1 पेजर चार्ट से रिवाइज कराने वाला हूं। बट उसका फायदा तभी होगा जब आप स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से चीजों को रिवाइज करते हो। तो एकदम हंसते खेलते सारे कॉन्सेप्ट्स में आपके रिवाइज करा दूंगा अलॉन्ग विद तड़कते भड़कते क्वेश्चंस। बस आपने पेशेंटली बने रहना है। डील डन। डन सर। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। शुरू हो जाओ to this revision session of SA 530 audit sampling। सर, ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? What do you mean by audit sampling? तो मुझे बताओ, नाम से पता चल रहा है। क्या आप 100% चीजें चेक करोगे या लेस देन 100%? सर, लेस देन 100%। तो ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स इन अ पॉपुलेशन। अब एक बात बताओ, क्या ये चीजें बायस्ड होनी चाहिए? हर आइटम को मौका मिलना चाहिए सिलेक्ट होने का? सर, हर आइटम को मौका मिलना चाहिए। यानी इस तरह से करना है दैट ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स शुड हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। सबके पास मौका होना चाहिए टू गेट सिलेक्टेड। तो सारे बच्चे मेरे को एक बार रिवाइज करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग? सर, सैम्पलिंग इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर टू less than 100% of the items in a population such that all of them have a chance of selection। सबके पास एक मौका है सिलेक्ट होने का। गॉट इट सर। अब एक बात बताओ, हमारा एज अ ऑडिटर सैंपलिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर, हमको ना जो पूरी पॉपुलेशन है, चाहे आप कोई भी आइटम चेक करो, डेटर, क्रेडिटर, इसके ऊपर कंक्लूजन निकालना है। और उस कंक्लूजन को निकालने के लिए कहीं ना कहीं रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। तो सीधी बात है, आपको चाहिए आरबीसी अबाउट द पॉपुलेशन। यानी यू नीड अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। अब सर, ये कैसे मिलता है, क्या मिलता है? जस्ट वेट एंड वॉच, धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले आज हमने कॉन्सेप्ट सीखा सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क का क्या मतलब है, एकदम देसी एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो आपकी मम्मी ने आपको टमाटर लेने भेजा। ठीक है सर। अब इतने सारे टमाटर में आप 3 टमाटर देख के खुश हो गए, अरे सारे अच्छे होंगे। बट जब आप घर आए तो मोस्टली टमाटर ऐसे निकले, टमाटर बड़ा ही खराब। तो मैंने कहा, जब आपका टमाटर बिगड़ गया, जब आपको लगता है कि यहां पे पॉपुलेशन खराब निकली, सो दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग रिस्क। इसको हम सैंपलिंग रिस्क कहते हैं। तो इसी को मैंने अंग्रेजी में यहां पे बता रखा है सर, क्या कि रिस्क दैट द कंक्लूजन दैट इज बेस्ड ऑन सैंपल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन अगर आप इंटायर पॉपुलेशन चेक करते। सो अगर मैं सारे टमाटर देखता तो पता चल जाता ना सब खराब है। हाँ सर, मैंने सैंपल निकाला इसलिए मेरा कंक्लूजन गलत हो गया। अब सर, क्या ये रिस्क हमेशा रहेगी? मैंने कहा हमेशा रहेगी। जब आप सैंपलिंग करोगे, हमेशा चांसेस रहेंगे कि हो सकता है आपसे कुछ इस तरह की मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स छूट जाए। अब अगर मैं चाहता हूं सैंपलिंग रिस्क शुड बी लो, यानी खराब टमाटर छूटने के चांसेस कम होने चाहिए, तो क्या करूं? जितना ज्यादा हो सकता है टमाटर चेक करो, जितना ज्यादा हो सकता है ट्रांजैक्शंस को चेक करो। यानी इफ यू वांट द सैंपलिंग रिस्क टू बी लो, सैंपल साइज शुड बी लार्जर। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। तो यही बातें आपने एक बार बुक से गो थ्रू करके चलनी है। सबसे पहले सैंपलिंग की डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स सच दैट ऑल द यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। अब जब हम ये कर रहे हैं तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको चाहिए आरबीसी, रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट एंटायर पॉपुलेशन। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जिसका नाम था सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क कहती है जो कंक्लूजन आप सैंपल पे निकालोगे, इट मे बी डिफरेंट अगर आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन चेक करके चलते, यानी इंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्टेड टू द सेम प्रोसीजर। क्या ये हमेशा रहेगी? हमेशा रहेगी। ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस जब भी आप सैंपलिंग टेक्निक यूज करोगे। और एक ऑब्वियसली वाली बात भी कर लेते हैं, अगर मुझे सैंपलिंग रिस्क को कम रखना है तो आइटम्स की टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है सर। अब ये कहते हैं सैंपलिंग रिस्क 2 प्रकार की हो सकती है। आ जाओ समझते हैं। पहली रिस्क ये कहती है कि अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया तो आपने कंक्लूड किया कि जो कंट्रोल्स है ना ये अच्छे हैं, जबकि नहीं थे। आपको लगा दे आर मोर इफेक्टिव देन एक्चुअल।
और जब आपने टेस्ट ऑफ डिटेल किया तो आपने कंक्लूड किया मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि करती थी। तो मुझे एक बात बताओ, आपको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जबकि थी, तो आपने क्या दे दिया होगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया होगा। इज दैट एप्रोप्रिएट? नो सर, दैट इज अ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। और जब आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं हुआ, आपका पर्पस ही अचीव नहीं हुआ, तो इट अफेक्ट्स द ऑडिट इफेक्टिवनेस। एंड यहां आपने जो पहला पॉइंट था ना, कंट्रोल्स, इस पे ज्यादा भरोसा कर लिया। सो दिस इज अ केस ऑफ ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, मुझे लगा इफेक्टिव है जबकि नहीं थे। मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल किया, मुझे लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी जबकि थी। तो इस वजह से इट लीड्स टू रॉन्ग ओपिनियन, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन अफेक्टिंग द ऑडिट इफेक्टिवनेस। और आखिरी में वही कंट्रोल वाला पॉइंट, यू डिड अ ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल, आपने इन पे ज्यादा भरोसा कर लिया। अब इसी का उल्टा कर दो, अब इसी का उल्टा कर दो, यानी आपको लगा कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन एक्चुअल। आपको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी जबकि नहीं थी। और इस चीज को प्रूव करने के लिए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, आप बहुत टेस्टिंग करते चले गए। अगर आप बहुत टेस्टिंग करते चले गए तो इसको कहते हैं इट लीड्स टू एडिशनल वर्क अफेक्टिंग योर ऑडिट एफिशिएंसी, एंड दिस इज अ केस ऑफ अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल। आपने कंट्रोल पे उतना भरोसा नहीं किया जितना करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपने बेसिक सी बात ध्यान रख के चलनी है। तो आ जाओ एक बार फटाफट इसको बुक से भी रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज रिटन। कहता है इट कैन लीड टू टू टाइप्स ऑफ एरोनियस कंक्लूजन। अगर आप टीओसी कर रहे हो तो आपने कंक्लूड किया कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन एक्चुअल। अगर आप टीओडी कर रहे हो तो आपको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती जबकि करती थी। तो इससे क्या लीड हुआ? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, इट अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस, ओवर रिलायंस ऑफ कंट्रोल। अब इसी का उल्टा, टीओसी में लगा कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन एक्चुअल, टीओडी में लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि नहीं थी। इससे क्या हुआ सर? इससे हुआ एडिशनल वर्क, इट लीड्स टू एडिशनल वर्क अफेक्टिंग द ऑडिट एफिशिएंसी। दिस इज अ केस ऑफ अंडर रिलायंस ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब सर क्या मैं यहां पे रॉन्ग ओपिनियन दूंगा? नहीं, यहां पे रॉन्ग ओपिनियन देने की जो रिस्क है ये नहीं होती, बट यहां पे डिटेल चेकिंग कहीं ना कहीं हो जाती है जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लग जाता है। अब सर लास्ट रिस्क होती है नॉन सैंपलिंग रिस्क। अगर मैं बात करूं नॉन सैंपलिंग रिस्क, तो नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या कहती है? सर नॉन सैंपलिंग रिस्क कहती है कि जो आपने गलत कंक्लूजन निकाला उसमें सैंपलिंग का कोई लेना देना नहीं है। वॉट एवर एरोनियस कंक्लूजन यू ड्रॉ एज अ ऑडिटर, दैट हैज नथिंग टू डू विद सैंपलिंग। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है रीचिंग अ एरोनियस कंक्लूजन फॉर अ रीजन दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द सैंपलिंग रिस्क। तो हो सकता है ऑडिटर से कोई कैलकुलेशन वगैरह में गलती हुई हो, जो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन वो चेक करा था उसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करेक्टली कैलकुलेट करते डेप्रीसिएशन, कैसे देखते इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसमें सैंपलिंग का क्या रोल है? ऑडिटर ही बेवकूफ है। तो अगर ऑडिटर की बेवकूफी की वजह से कुछ हुआ है तो उसमें सैंपलिंग का कोई रोल नहीं है, एंड दिस इज अ नॉन सैंपलिंग रिस्क। अब सर याद है हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिटेक्शन रिस्क। हाँ, डिटेक्शन रिस्क का मतलब था ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं, या तो सैंपलिंग की वजह से कि जो उसने सैंपल लिया उसमें नहीं मिली, कहीं और थी, या दूसरा रीजन हो सकता है उसकी खुद की बेवकूफी की वजह से, यानी नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो ध्यान रखना डिटेक्शन रिस्क के दो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। किससे बना हुआ है? सैंपलिंग रिस्क से और नॉन सैंपलिंग रिस्क। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो क्या यहां तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। फटाफट बताओ, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। डन डना डन 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 सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्ट किया उसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या मतलब है? इंटायर सेट ऑफ डेटा। इंटायर सेट ऑफ डेटा सबको अगर अपन एक साथ ले लें तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन इज इंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से आप कहीं ना कहीं सैंपल सेलेक्ट करते हो, जिसमें से कहीं ना कहीं आप सैंपल सेलेक्ट करते हो। मैं बताऊं, जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो ना वो भी इसी के ऊपर करना चाहते हो, तो इसी में से सैंपल निकालते हैं, इसी पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। वाह व्हाट अ अमेजिंग थिंग। इसी में से सैंपल निकालते हैं, इसी पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन। अब मुझे बताओ आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए? सारे के सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए? सर आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए? आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए। आपको का क्या मतलब है? आपका मतलब है एप्रोप्रिएटनेस। हमको चाहिए एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। सर ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? मैंने कहा 2 एग्जांपल देख बताए थे। कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि वो जो अपने करंट एसेट्स हैं उसको ज्यादा दिखाए, अपनी जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनको कम दिखाए। तो अगर आपको ये चीजें चेक करनी है तो एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी। सो इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट द ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेटर, तो आपकी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? सर ये जो 3 डेटर दिखा रखे ना ABC, इन्हीं को चेक करो, इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं दिखा रखा। तो डेटर की लिस्टिंग चेक करेंगे, ठीक है सर। बट अगर आपको लगता है देयर इज अ अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर, यानी
XYZ के अलावा कोई और भी हो सकता है। तो जब आपको कोई और चेक करना है तो XYZ क्यों चेक करेंगे? हाँ सर, तो हम यहां पे इसकी लिस्टिंग चेक नहीं करेंगे, हमको ये देखना है क्रेडिटर और कहां कहां मिल सकता है। तो मैंने कहा फ्लो में चलो, कोई मेरा क्रेडिटर कब बनता है? जब मैं उससे परचेज करता हूं तो इनवॉइस होगा, पेड इनवॉइस या अनपेड इनवॉइस? अनपेड इनवॉइस, तो मैं अनपेड इनवॉइस देखे। प्लस क्रेडिटर को और कैसे पकड़ सकते हैं सर? 31 मार्च का क्रेडिटर है, अप्रैल, मई और जून, आगे के 3 महीनों में इसकी पेमेंट हुई होगी। तो जो भी एंटिटी के बैंक स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट पेमेंट्स है, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट है, वहां देख लो क्या किसी ऐसे बंदे को पेमेंट हुई है जो कंपनी का क्रेडिटर था एज ऑन 31 मार्च और रिकॉर्डेड नहीं था। और क्या तरीके हो सकते हैं सर? क्रेडिटर हमारा सप्लायर है, तो सप्लायर से रिलेटेड 2 बातें ध्यान रखना। जो भी सप्लायर ने स्टेटमेंट भेजे, जो भी अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट है, मतलब सप्लायर कह रहा है मैंने माल भेज दिया, मेरे को नहीं मिला, सो इफ देयर इज अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट, तो वहां पे भी कोई हिडन क्रेडिटर मिल सकता है। इज द एप्रोप्रिएटनेस वाला पॉइंट क्लियर? यस सर। अब आता है को का मतलब है कंप्लीट। अगर पॉपुलेशन कंप्लीट होगी तो फिर जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो भी रीजनेबल होगा। एंड लास्ट में कहता है रिलायबल। रिलायबल मतलब मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं। कब भरोसा करूंगा? अगेन जब पॉपुलेशन कंप्लीट होगी और उसमें एक करेक्टनेस वाली फीलिंग होगी, गलतियां नहीं होंगी। सो ये कहता है इंफॉर्मेशन ऑन विच सैंपल शुड बी ड्रॉन, इट शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। सर अगर रिलायबल नहीं होगी तो आपके काम की है? नहीं, देन इट इज नॉट योर काम की, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। इफ इट इज नॉट रिलायबल देन इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द ऑडिटर। तो आपने बस यही 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हमको कैसी पॉपुलेशन चाहिए, तो आप बोलना आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस और रिलायबल। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। तो यहां पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे बताओ, जो पॉपुलेशन के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट। लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट नाउ। सैंपलिंग यूनिट कहता है ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं जो पॉपुलेशन का पार्ट है। अब सैंपलिंग का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने ऑडिट प्रोसीजर करना है, किसके ऊपर? सैंपलिंग यूनिट के ऊपर। इससे क्या करेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे। इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। So the game is very simple. Perform the audit procedures on the samples. Draw the conclusion about the population. Easy, easy sir. अब एक बात बताओ, क्या मैं population को sampling units में variety of ways में divide कर सकता हूँ? Yes sir. बताओ क्या क्या? Suppose अगर मेरे डेटर है 50 लाख रुपए के, तो आप इनको पर्सन वाइज कर दो कि मिस्टर ए से इतने आने हैं, मिस्टर बी से इतने आने हैं। या आप इसको इनवॉइस वाइज भी कर सकते हो कि इस इनवॉइस पे, इस सेल्स इनवॉइस पे इतना पैसा पेंडिंग है, इस सेल्स इनवॉइस पे इतना पेंडिंग है। तो सिंपल सी बात है, ये जो टोटल डेटर्स है 50 लाख के, ये बन जाती है पॉपुलेशन। और ये जो डेटर्स के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए सर, इनको बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट। आर बोथ द कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर टू यू? यस सर। अब सर ये कहता है सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें बताओ शुभम सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था? शादी में जाएंगे, ढेर सारा खाएंगे। मैंने कहा कैसे? क्या मैं पूरा बुफे सिस्टम उठा के खा लेता हूं? नहीं सर, जो मेरी प्लेट होती है दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बुफे। थोड़े से छोले, थोड़े से राइस, थोड़ी रोटी, थोड़ा शाही पनीर, यानी बुफे के जितने भी आइटम्स हैं मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव अपनी प्लेट पे रखता हूं, ताकि कल को आगे फूफा जी पूछे कि बताओ पालक पनीर कैसा था, तो आई शुड हैव समथिंग टू से कि हाँ बड़ा अच्छा था। सो यू ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ऑडिटर हो तो आपने उसी फील के साथ चलना है कि जो आपका सैंपल है ये क्लोजली सिमिलर होना चाहिए टू द पॉपुलेशन बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इनके टर्म्स में बात करें, अगर एंटिटी की 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं सर, कौन कौन सी? कुछ क्रेडिट सेल्स अपनी वेबसाइट से हो रही हैं, कुछ थर्ड पार्टी से हो रही हैं, कुछ कैश सेल्स स्टोर से हो रही है, तो आप सबका एक एक 2 सैंपल लोगे ताकि आप पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सको। अब सर सैंपल कम होना चाहिए ज्यादा? इट शुड बी लार्ज इनफ टू गिव स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट। अब सर ये स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं? इसके लिए हमने अगला टॉपिक पढ़ा, दैट इज अप्रोच टू सैंपलिंग। 2 अप्रोचेस अवेलेबल है मार्केट में, एक है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, एक है नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का बेस्ट पार्ट ये है, इसमें ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है। ऑडिटर का काम है कि जो इसके पास सॉफ्टवेयर है ना सैंपल साइज निकालने के लिए, इसमें बस ये कुछ डिटेल्स डाल दे कि पॉपुलेशन का टोटल कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, सैंपलिंग रिस्क कितनी है, ये बेसिक डिटेल डालेगा तो सॉफ्टवेयर इसको सैंपल साइज कैलकुलेट करके दे देगा। मैंने कहा ठीक है। अब जब पता चल गया 10 आइटम्स टेस्ट करने हैं, 100 में से 10 आइटम्स टेस्ट करने, तो सर ये 10 आइटम्स सेलेक्ट कैसे करेंगे? रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए ऑडिटर की, रैंडमली
आपने अपने सॉफ्टवेयर को बोलना है कि ये 100 आइटम है, मुझे बताओ कौन से 10 आइटम्स चेक करो, तो सॉफ्टवेयर बताएगा सेकंड आइटम, 8th आइटम, 25th आइटम, ऐसे 89th आइटम, ऐसे करके 10 आइटम सेलेक्ट कर देगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। यानी सर आप कह रहे हो पूरा का पूरा काम सॉफ्टवेयर करके देगा, सैंपल साइज बताने से लेके सैंपल सेलेक्ट करने तक सारा काम अगर सॉफ्टवेयर कर रहा है, दैट इज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो अगर कोई राह चलता आदमी आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, तो सिंपल बोलना आरएसपीटी। आरएसपीटी जैसे शादी की कार्ड पे होता है आरएसवीपी, तो अब वीपी को हटा के अपन ने पीटी कर दिया। इट इज अ अप्रोच विद आरएसपीटी। आरएसपीटी मतलब रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और आखिरी में एक पॉइंट और ध्यान रखना, हम सैंपलिंग रिस्क को भी कंसिडर करके चलते हैं। अब सर सैंपल कैसे चूज हो रहे हैं, बड़ा सिंपल है, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड से। अब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक। क्या आईसीआई इस पे 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं? हाँ सर, हाँ सर। हमने जब क्वेश्चन बैंक खोला तो हमने देखा क्वेश्चन बैंक में जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, दोनों में ही ये सवाल पूछ रखा है। कैसे कैसे? सबसे पहले पूछ रहा है कि कंपनी का जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है उसकी फीचर्स बताओ। उसके बाद जो सितंबर 24 में क्वेश्चन पूछा है वो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक। तो मोर साइंटिफिक में आपने बस 3 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या? इसके अंदर है मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये कब यूज करेंगे? जब भी आपको लगता है लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अब ये लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कहां होते हैं सर? जहां पे ज्यादा लोग होते हैं। लोग वाले पॉइंट कौन से थे? डेटर ज्यादा है, एम्प्लॉयज ज्यादा है यानी पेरोल चेकिंग, या फिर डॉक्यूमेंट्स ज्यादा है। डॉक्यूमेंट्स यानी ढेर सारे चालान है जिसको बोलते हैं कंप्लायंस टेस्टिंग और वाउचर्स। गॉट इट सर। एंड लास्ट पॉइंट था, जब भी ऑडिटर को लगता है उसकी कोई पर्सनल बायसनेस ना हो तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग आएगा। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना, मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, नो पर्सनल बायस। इन तीनों पॉइंट्स को आप कैसे ध्यान रखोगे सर? बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? मोर साइंटिफिक। साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या निकलता है? मैथमेटिकल लॉग। मैथमेटिकल का मतलब है मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एल का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, एन का मतलब है नो पर्सनल बायस। क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए? बैठ गए सर। तो यही टॉपिक अगर आप अपनी बुक से गो थ्रू करते हो, यस सर बुक से गो थ्रू करेंगे, तो जैसे ही बुक से गो थ्रू करते हो आपको यही पॉइंट्स मिल जाएंगे। और यही लिख रखा है, जहां भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ढेर सारी ट्रांजैक्शन है, चुपचाप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग फॉलो करो। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंटिटी में 45,000 से ज्यादा परचेज ट्रांजैक्शन है तो कौन सा सैंपलिंग मेथड? सर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की अप्रोच यूज करेंगे। और सैंपल कैसे सेलेक्ट करते हैं इसमें? सर रैंडम सिलेक्शन से। हम रैंडम सिलेक्शन से इसके सैंपल चूज करके चल सकते हैं। Got it, sir. Now comes the last topic of statistical sampling, that is advantages. Advantages of statistical sampling. Sir, advantages क्या थी? इसकी एडवांटेज क्या थी? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, जो सैंपल सिलेक्शन होता है उसमें ऑडिटर की कोई बायसनेस नहीं होती। इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव, इट इज मोर ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात, जब आप अपने सॉफ्टवेयर में ये सारी बातें डाल देते हो, सर क्या क्या बातें डाल देते हो? आप रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट डाल देते हो, आप सैंपलिंग रिस्क डाल देते हो, तो ये आपको मिनिमम सैंपल साइज कैलकुलेट करके दे देता है। इट कैलकुलेट्स द मिनिमम सैंपल साइज। तो आप बोलो प्रोवाइड्स अ हेल्प्स टू एस्टिमेट मिनिमम सैंपल साइज फॉर अ स्पेसिफिक रिस्क और प्रिसीजन यानी सैंपलिंग रिस्क। प्लस जब भी ज्यादा डेटा होता है तो हम इसको यूज करते हैं लार्ज मास ऑफ डेटा। एंड देन सैंपलिंग साइज से रिलेटेड पॉइंट, sample size does not increase. Sample size does not increase even if there is an increase in the population. मतलब उस proportion में नहीं बढ़ता जिस proportion में population बढ़ी है। तो मान लो आपकी population 50% बढ़ गई तो क्या sample size भी 50% बढ़ेगा? मैंने कहा नहीं, जो सॉफ्टवेयर को उस टाइम पे ठीक लगेगा उस हिसाब से वो आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। एंड आखिरी में आते हैं 2 बेसिक पॉइंट। क्या ये कोई एक ही कंपनी है जो यूज कर रही है? जैसे ईवाई यूज कर रही है? मैंने कहा नहीं, जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं सब इसको यूज करें, क्योंकि क्या बढ़िया चीज है ना, ऑडिटर को दिमाग लगाना ही नहीं, सारा काम सॉफ्टवेयर करके दे रहा है। सो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज मोर साइंटिफिक विदाउट पर्सनल बायस। एंड ये 2 चीजें कंसीडर कर लेता है, दैट इज द बेस्ट। एक तो कैलकुलेटेड रिस्क यानी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, दूसरा आपका प्रिसीजन को हम बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब मुझे ये बताओ, इतने सारे पॉइंट्स की जिनकी खिचड़ी बन चुकी है आपके दिमाग में, इनको हमने कैसे याद रखा था? सर एक बंदा आप लेके आए थे क्लास में, ओ मौमा तुमने मुझे जन्म दिया, सबसे अच्छा कर्म किया, ओ मौमा। तो मैंने कहा मौमा मौमी करके हमने पसंद याद किया था, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग रोसेश को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था मौमा का क्या मतलब है? मो का मतलब इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, माँ का मतलब है जब भी लार्ज मास ऑफ डेटा होगा हम इसको यूज करेंगे। मी का मतलब क्या था? मिनिमम सैंपल साइज फॉर अ गिवन रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एंड प्रिसीजन। और लास्ट में ये सैंपल साइज बढ़ता भी नहीं है, जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन बढ़ती है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता। इट डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द पॉपुलेशन। और आखिरी में इसीलिए सबकी पसंद है, दैट्स व्हाई इट इज वाइडली एक्सेप्टेड।
अब हम कौन सा टॉपिक रिवाइज करेंगे? नाउ वी विल रिवाइज द टॉपिक ऑफ सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सिलेक्शन। आज हमने क्या क्या किया सर? आज हमने सैंपल डिजाइन के बारे में और साइज के बारे में एकदम डिटेल में कॉन्सेप्चुअली सारे पॉइंट्स कवर करे। आ जाओ फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जब भी बात होगी सैंपल डिजाइन की, हमको ध्यान रखनी है सर दो चीजें। सर क्या? पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तो सर हो गई आम जिंदगी एकदम शॉर्ट में कि पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब आ जाओ डिटेल में लेके चलते हैं कि एज अ ऑडिटर मैं क्या क्या तीन चीजें कंसीडर करूंगा। तो मुझे बताओ सैंपल डिजाइन बनाते वक्त तीन चीजें क्या कंसीडर करनी थी? पर्पस, नेचर ऑफ प्रोसीजर एंड कंप्लीटनेस। पर्पस का मतलब है व्हाट इज द पर्पस टू बी अचीव्ड। उस पर्पस को अचीव करने के लिए मैंने क्या परफॉर्म करे? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिला? एविडेंस। तो तीन पॉइंट तो सर मजे मजे में हो गए। फिर ये कहता है एंड साथ साथ आपने कंसीडर करनी है कंडीशन। किस कंडीशन के प्रेजेंट होने पर आप किसी ना किसी चीज को मिस स्टेटमेंट या डेविएशन मानोगे, यानी द पॉसिबल डेविएशन और मिस स्टेटमेंट कंडीशन टू डिफाइन व्हाट इज एक्चुअली अ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। ठीक है सर। एंड लास्ट में एक चीज और कंसीडर करनी है सर, क्या? व्हाट पॉपुलेशन टू यूज। तो आखिरी पॉइंट भी पॉपुलेशन की बात करता है कि जो भी पॉपुलेशन से आप सैंपल निकाल रहे हो चेक कर लेना कि वो पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये चीज किसने सिखाई? ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग ने नहीं सिखाई, ये ऑडिट एविडेंस ने सिखाई है। तो तीनों के तीनों पॉइंट सारे बच्चे मुझे रिकॉल कराएंगे साथ साथ रिवीजन में। सबसे पहले पर्पस, वी नीड टू कंसीडर द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस टू बी अचीव्ड एंड उस पर्पस को अचीव करने के लिए हमने परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर। दो पॉइंट्स हो गए। फिर अगले पॉइंट पे गए नेचर ऑफ एविडेंस एंड जो भी पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स या डेविएशंस की क्या थी वो पॉइंट? सर वो था कंडीशन। कंडीशन राइट। जो भी पॉसिबल डेविएशन और मिस स्टेटमेंट की कंडीशन है उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपको ये कंडीशन पता होगी तभी पता चलेगा एक्चुअल में मिस स्टेटमेंट और डेविएशन क्या होती है। और आखिरी में कह रहे हैं व्हाट पॉपुलेशन टू यूज। सो लास्ट पॉइंट वाज आल्सो रिलेटेड टू पॉपुलेशन। हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसको चेक कर लेना दैट इज कंप्लीट और नॉट एज पर SA 500 ऑडिट एविडेंस। अब सर जो एग्जांपल डिस्कस किया था पर्पस, प्रोसीजर और एविडेंस का, उसको रिवाइज करते हैं। ये कहता है जब भी आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर, तो क्या कह दूं? मेरा जो पर्पस है वो एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर चेक करना है। हाँ सर। इसके लिए मैंने क्या प्रोसीजर किया? एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। इससे क्या एविडेंस मिला? कंफर्मेशन का एविडेंस मिला। इजी पीजी सर। अब सर आपने कहा था हमको ये देखना है कौन सी कंडीशंस होंगी, अगर वो कंडीशंस प्रेजेंट होगी तभी हम मिस स्टेटमेंट मानेंगे। हाँ, क्योंकि हर चीज गलती नहीं होती। आ जाओ एग्जांपल से समझते हैं। हमने दो स्पेशल केस डिस्कस किए थे। केस नंबर 1, हमारा जो कस्टमर है उसने पेमेंट कर दी बिफोर द कंफर्मेशन डेट, बट जो क्लाइंट ने रिसीव करी वो करी आफ्टर दैट डेट। तो क्या आप इसको मिस स्टेटमेंट मानोगे? मैंने कहा हम इसको मिस स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है सर। सेकेंड थिंग, इफ देयर इज अ रॉन्ग पोस्टिंग बिटवीन द कस्टमर अकाउंट, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कस्टमर अकाउंट्स के बीच में रॉन्ग पोस्टिंग हो जाती है तो फर्क क्या पड़ रहा है? मिस्टर ए में डालो या मिस्टर बी में, टोटल डेटर का बैलेंस तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो क्या आप इसको मिस स्टेटमेंट मानोगे? मैंने कहा नहीं, दिस रॉन्ग पोस्टिंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मिस स्टेटमेंट, बट सर इसका अलग जगह इंपैक्ट जा सकता है। इसका अलग जगह इंपैक्ट जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार फटाफट ये एग्जाम्पल रिवाइज करते हैं। सपोज एंटिटी ने क्रेडिट सेल्स करी 5 लाख रुपए की टू मिस्टर चंदू, बट सर इनकी पोस्टिंग किसके अकाउंट में हो गई? मिस्टर बंधु। तो मुझे ये बताओ, इससे पहले चंदू का बैलेंस कितना था? 50 लाख रुपए, एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। यानी चंदू बदमाश है, इसने 1 साल तक अपना पैसा नहीं दिया। बट जो बंधु है ये टाइम पे पैसा देता है, इसका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। तो एक बात सोचो, ओवरऑल डेटर के बैलेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप चंदू में डालो चाहे बंधु में डालो, बट एंटिटी ने चंदू की जो सेल्स थी वो बंधु में क्यों करी? सर क्योंकि चंदू बदमाश है। चंदू ने 1 साल तक पैसा नहीं दिया, तो चंदू के केस में जो प्रोविजन है वो ज्यादा बनेगा। हाँ, जो चंदू है उसके केस में प्रोविजन ज्यादा बनेगा। यस और नो? यस सर। तो इन्होंने जब चंदू में 50 लाख डाला और चंदू का 5 लाख भी बंधु में डाल दिया, तो मुझे बताओ कितना कितना प्रोविजन बनेगा। तो इसके केस में ज्यादा प्रोविजन बनाया, यानी 2.5 लाख का बना दिया, 50 लाख पे 50%। बंधु के केस में कम प्रोविजन बनेगा, यानी 5 लाख का 5%, 25,000। सो टोटल डेटर्स बैलेंस आ गया नेट ऑफ प्रोविजन 29,75,000। अगर ये रॉन्ग पोस्टिंग नहीं होती, इफ दिस रॉन्ग पोस्टिंग वुड हैव नॉट बीन डन, तो क्या होता? सर ऐसे केस में बंधु का तो कोई बैलेंस ही नहीं था, 55 लाख चंदू के ही होते, पुराने 50 लाख
नए 5 लाख, तो प्रोविजन बनता पूरे 55 लैक्स पे 50% यानी 27,50,000। सो कहीं ना कहीं अपना प्रोविजन कम बनाने के लिए, कहीं ना कहीं अपना प्रोविजन कम बनाने के लिए, डेटर को ज्यादा दिखाने के लिए हो सकता है इन्होंने बदमाशी करी हो। तो मैं ये कह रहा हूं ओवरऑल डेटर्स बैलेंस पे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट इसके दूसरे इंपैक्ट हो सकते हैं। इट कैन हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन अदर ऑडिट एरियाज। सर अदर ऑडिट एरियाज कौन कौन से हैं? अदर ऑडिट एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? इन्होंने जानबूझ के मिसस्टेटमेंट करी, जानबूझ के जो मिसस्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं फ्रॉड। और दूसरा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम बनाना चाहते हैं, यानी एडिक्वेसी ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो फटाफट आ जाओ मेरे साथ अपनी किताब पे और इस टॉपिक को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के अंदर रिवीजन, तो मैंने कहा रिवीजन के अंदर रिवीजन। जब भी हम ऑडिट सैंपल डिजाइन करेंगे तो क्या करेंगे? 3 चीजें कंसीडर करेंगे। बोलो क्या? सबसे पहले पर्पस, फिर ऑडिट एविडेंस, फिर पॉपुलेशन। पर्पस में क्या था? पर्पस एंड ऑडिट प्रोसीजर। एविडेंस में क्या था? एविडेंस। उसके बाद जो आपकी पॉसिबल डेविएशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट की कंडीशन होती है, जिससे आप डिफाइन करते हो व्हाट इज एक्चुअली अ डेविएशन, व्हाट इज एक्चुअली अ मिसस्टेटमेंट। एंड लास्ट में पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन का ही थर्ड पॉइंट, हमें पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस चेक करनी है बिफोर ड्राइंग एनी सैंपल। सर तीनों पॉइंट्स हो गए। अब मुझे पर्पस, प्रोसीजर और एविडेंस का एग्जांपल बताओ। डेटर, यानी अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर चेक करनी है तो आप कंफर्मेशन प्रोसीजर्स यूज करके कंफर्मेशन लेते हो। अब 2 स्पेशल पॉइंट्स फटाफट यहां पे रीड कर लो, यही यहां पे दे रखे हैं। कब मिसस्टेटमेंट नहीं होगी? अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दी, अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दी, बट वो आपको कब मिली? इट वॉज रिसीव्ड शॉर्टली आफ्टर द डेट ऑफ कंफर्मेशन। क्या ये मिसस्टेटमेंट है? मैंने कहा नहीं। दूसरी बात, अगर रॉन्ग पोस्टिंग हुई है बिटवीन 2 कस्टमर अकाउंट, हमारे केस में चंदू और बंधु, तो क्या ये अफेक्ट करेगा टोटल बैलेंस? नहीं। अगर ये अफेक्ट नहीं करेगा तो क्या ये मिसस्टेटमेंट है? नहीं। बट इसके 2 इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? सर इसका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो सकता है ऑन अदर ऑडिट एरियाज, जो कि हैं फ्रॉड रिस्क और एडिक्वेसी ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। क्लियर है पूरा पॉइंट? क्लियर है सर। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे देखोगे, अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको इस पे बढ़िया वाला सवाल मिल जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या क्या मैटर्स आप कंसीडर करोगे? तो मैंने जो आपको 3 मेन पॉइंट्स बता रखे हैं सर, कौन कौन से? पर्पस, ऑडिट एविडेंस और पॉपुलेशन। इनको तो आप लिख देना। सेफ्टी के लिए आप ये जो नीचे वाले एग्जांपल्स हैं इनको भी मेंशन कर सकते हो। डील डन, डील डन सर। अब इसके बाद शुभम सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया? सर आपने हमको कॉन्सेप्ट पढ़ाया स्ट्रेटिफिकेशन। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी, फटाफट। ऑल सेट सर। स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? जो पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेटास में बांट दो, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन में कहता है अगर आपके 50 लाख के डेटर्स हैं तो आपने इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप्स को प्लूरल फॉर्म में कहते हैं स्ट्रेटास, सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे स्ट्रेटम। अब सर कौन कौन से तरीके से बांट सकते हैं? तो एक है मॉनेटरी वैल्यू, एक है कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मॉनेटरी वैल्यू का क्या मतलब है? जो ग्रेटर देन 10 लाख है उसको अलग से रखा, 7.5 टू 10 को अलग, 5 टू 7.5 को अलग, 2.5 से 5 को अलग, लेस देन 2.5 को अलग। अब एक बात बताओ, जिनकी वैल्यू ज्यादा है उसमें ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 10 लाख से 100%, उसके बाद 75, 50, 25, 10। तो मैंने क्या किया, इस तरह से सैंपल्स निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? सर अगर आपको लगता है आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बांटना है, यानी हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डेटर्स की वैल्यूएशन चेक करना चाहता हूं तो कौन से ऐसे डेटर्स होंगे जिनकी वैल्यू ज्यादा मिसस्टेटेड हो सकती है, ज्यादा गलतियां हो सकती है? सर पुराने डेटर्स की। तो हमने क्या किया, इनको एजिंग के हिसाब से स्ट्रेटिफाई कर दिया, एजिंग के हिसाब से ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रेटर देन 3 years ओल्ड, 2 to 3 years overdue, 1 to 2, 6 months to 1 year and less than 6 months। एंड अगेन क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा टेंशन है तो इसमें ज्यादा चेकिंग करेंगे। फिर 75, 50, 25, 10। यू आर गेटिंग द फील ऑफ द टॉपिक और नॉट? यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपने बस एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है? मैंने कहा एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर देते हैं, हम पॉपुलेशन को स्ट्रेटास में बांट देते हैं। तो मैंने कहा इससे क्या होता है, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। अब एक बात बताना, जो ये सब पॉपुलेशन बनेगी इसमें एक जैसे लोग होंगे या अलग होंगे? सर इसमें एक जैसे ही हैं, अच्छे लोग हैं, इसमें सारे बदमाश हैं। तो जो भी आपकी सब पॉपुलेशन बनती है उसमें ध्यान रखना, देयर मस्ट बी सब पॉपुलेशंस हैविंग आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इज द डेफिनेशन क्लियर? यस सर। लास्ट टाइम रिवाइज करा दो।
ये कह रहा है एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी अगर आप पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर दोगे इनटू सब पॉपुलेशंस कॉल्ड स्ट्रेटास विच हैव आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा हम इतना टाइम पास कर ही क्यों रहे हैं, वाई आर वी डूइंग ऑल दिस। तो मैंने कहा दो चीजें कम करने के लिए ताकि तीसरी चीज ना बढ़े, दो चीजें कम करने के लिए ताकि तीसरी चीज ना बढ़े। कहीं ना कहीं जब आपने सिमिलर चीजों को एक पॉपुलेशन में डाल दिया तो वेरिएबिलिटी कम हो गई, यस सर। और दूसरी चीज क्या कम हो गई, आखिरी में तो 10% 25% चीजें चेक कर रहे हो तो सैंपल साइज भी कम हो गया। सो यू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, यू अलाउ द सैंपल साइज टू बी रिड्यूस्ड एंड एट द सेम टाइम क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हो तो आपकी सैंपलिंग रिस्क नहीं बढ़ती विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रिस्क। ठीक है, सो रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, रिड्यूस द सैंपल साइज विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रिस्क। अब सवाल आता है करते कैसे हैं, तो पहले डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, देन हाउ। हाउ डू वी डू इट, मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे। तो ये कहता है आप इसको स्ट्रेटिफाई कर सकते हो बाय मॉनेटरी वैल्यू। इससे क्या होगा, जो हाई वैल्यू आइटम्स है उस पे आप ग्रेटर एफर्ट डाल पाओगे। दूसरा तरीका क्या है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द हायर रोमम। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चेक करना है, क्यों करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स चेक करने के लिए, तो फिर आप एजिंग के हिसाब से स्ट्रेटिफाई करके चल सकते हो। गॉट इट सर। अब यहां पे एक छोटा कॉन्सेप्ट और होता है, वो अपन बाद में कवर करेंगे, तो वहां पे मैं रिवाइज करा दूंगा। देन सर कम्स वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। What was the beauty of value weighted selection? यहां पे जो सैंपलिंग यूनिट्स हैं ये ग्रुप्स के हिसाब से नहीं है, हमने यहां पे कोई ग्रुप नहीं करी, हमने इंडिविजुअल आइटम्स को ही सैंपलिंग यूनिट्स बना दिया। तो ये कहता है सपोज अगेन 50 लाख के डेटर हैं और इसमें इंडिविजुअल सैंपलिंग यूनिट्स हैं A B C D E F G। अब ये सारे लोग हैं, इनको पहले तो हाई टू लो में अरेंज कर दिया सर। अब मैंने जैसी हाई टू लो किया, मैंने एक चीज एनालाइज करी, क्या कि जो 50 लाख के डेटर है ना, इसमें सब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने सिर्फ टॉप 3 आइटम्स भी चेक कर लिए तो मेरी 90% वैल्यू वेट कवर हो जाता है। नाम क्या था, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। तो मेरा 90% वैल्यू वेट कवर हो जाता है। डू यू थिंक इट इज लेस? नो सर, मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी, मुझे कहीं ना कहीं रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी। और मुझे एक बात बताओ, जो मैंने ये मॉनेटरी वैल्यू सेलेक्ट करी, इसमें कॉमन मॉनेटरी वैल्यू कौन सी है सर? मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या 30 लाख सब में है? नहीं। 30 लाख इसमें और इसमें तो नहीं है। 10 लाख सब में है? मैंने कहा नहीं। इसमें है, इसमें 10 लाख नहीं है। बट 5 लाख एक ऐसी मॉनेटरी वैल्यू है, 5 लाख एक ऐसी मॉनेटरी वैल्यू है जो 5 लाख में भी है, 10 लाख में भी 5 लाख आता है और 30 लाख में भी 5 लाख आता है। तो वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कहता है आप ऐसे मॉनेटरी यूनिट्स चुनो जिसमें एक पर्टिकुलर मॉनेटरी यूनिट है, यानी 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख चुनो जिसके अंदर 5 लाख छुप के बैठा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया सर। क्या अगेन हम वही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एफिशिएंसी के लिए। हम ये सब चीजें एफिशिएंसी के लिए करते हैं। और यहां पे क्या हम स्ट्रेटास बनाते हैं? मैंने कहा नहीं, हम सैंपलिंग यूनिट्स को एज इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट देखते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब इसमें सेलेक्ट कैसे करना है, तो मैंने कहा उन स्पेसिफिक मॉनेटरी यूनिट्स को सिलेक्ट करो दैट कंटेन दोज मॉनेटरी यूनिट, यानी उन आइटम्स को सिलेक्ट कर लो जिनके अंदर 5-5 लाख रुपए है। ठीक है सर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ 3 चीजें चेक करके मजे ले लिए। आपने 3 चीजें चेक करके अपना पूरा का पूरा अश्योरेंस ले लिया। तो आप बोलोगे एफर्ट इज टू द लार्ज वैल्यू आइटम्स विच हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन, एंड कहीं ना कहीं 7 आइटम में से सिर्फ 3 आइटम चेक करें तो आपका सैंपल साइज भी रिड्यूस हो गया। इजी सर। सो यहां आपका बढ़िया वाला वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, योर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन पार्ट ऑल्सो गेट्स डन। क्या यही बातें हमने कवर करी थी बिफोर द ब्रेक? यस सर। अब ब्रेक के बाद हमने एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है सैंपल साइज। सैंपल साइज का क्या मतलब है, पूरी पॉपुलेशन में से कितने आइटम चेक करने हैं, पूरी पॉपुलेशन में से कितने आइटम चेक करने। तो मैंने कहा आपने इतने आइटम चेक करने की सैंपलिंग रिस्क 0 हो जाए। सर 0 नहीं हो सकती, जब सैंपलिंग करोगे सैंपलिंग रिस्क रहेगी। इट कैन ओनली बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब मुझे एक बात बताओ, सैंपलिंग रिस्क अगर कम करनी है तो सैंपल साइज घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? सर अगर आपको खराब टमाटर के चांसेस कम करने हैं, अगर आपको अपनी बास्केट में खराब टमाटर के चांसेस कम करने हैं तो ज्यादा टमाटर चेक करके लेने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सैंपलिंग रिस्क कम करनी है तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब सारे बच्चे जल्दी से फैक्टर्स को देखो। हाँ इतने सारे,
हो कैसे करेंगे? मैंने कहा कॉन्सेप्चुअली करेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअली करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ अपनी नोटबुक पे, मैं दिखाता हूं कैसे होते हैं वेक्टर। हाँ नहीं तो पता नहीं समझ क्या लगा है तुम लोगों ने। आओ इधर, अरे आओ, आ गए सर। तो मैंने कहा इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच रिस्क असेसमेंट कंसीडर रेलिवेंट कंट्रोल। क्या मतलब है? जब शुभम सर रिस्क असेस कर रहे थे तो उन्होंने माना कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपनी एक्सपेक्टेशन रखी 75% इफेक्टिव होंगे। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 75% इफेक्टिव हैं तो चेक कर लो, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लो। मैंने कहा कितना करना है? जितनी एक्सपेक्टेशन उतना टेस्ट करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक योर मार्क्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरे ज्यादा मार्क्स आए तो ज्यादा पढ़ाई करो, एज गुड एज दैट। तो ये कहता है भाई व्हेन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम हैज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल यू शुड परफॉर्म टीओसी। अरे कितना करें? मोर द यू वांट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल, मोर शुड बी द एक्सटेंट ऑफ टीओसी, यानी द सैंपल साइज विल इंक्रीज। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब आओ सेकंड पॉइंट पे। सर ये क्या है? मटीरियलिटी का रिवीजन। मटीरियलिटी में हमने दो मटीरियलिटी निकाली थी सर। कौन सी मटीरियलिटी? जो एक्चुअल में मटीरियलिटी होती है, और एक छोटी मटीरियलिटी जिसको हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए देखते हैं कि कौन से बैलेंस शीट आइटम, कौन से पीएनएल आइटम चेक करने हैं, उसको क्या कहते थे? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। जब मैं मटीरियलिटी से सैंपलिंग में आ जाता हूं तो मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को साइड करता हूं, इसका नाम बदल देता हूं, इसका नाम रख देता हूं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। इसकी खासियत ये है इट कैन बी सेम एज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और लोअर देन दैट। तो अच्छी बात है, और टेस्टिंग होगी अगर कम होगी तो। ठीक है सर। तो इसकी डेफिनेशन कहती है ये अमाउंट कौन सेट करेगा? मैनेजमेंट। हाँ तो ऑडिट फीस भी फिर मैनेजमेंट को दे दो ना, तुम क्यों ले रहे हो? ऑडिटर सेट करेगा। दिस अमाउंट इज सेट बाय ऑडिटर। क्यों? क्योंकि उसको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको एक लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए कि ये जो अमाउंट मैंने चेक करी, ये जो अमाउंट मैंने सेट करी, इसके ऊपर मिस स्टेटमेंट ना हो, इसके ऊपर कोई गलती ना हो। सो अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर, जिसके लिए उसको एक अश्योरेंस चाहिए दैट इट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिस स्टेटमेंट। इजी इजी सर। इसके बाद मैंने कहा अगर आपकी टॉलरेंस ज्यादा है, अगर आपकी टॉलरेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को ऊपर ले जाऊंगा तो ये आइटम देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सैंपल साइज विल डिक्रीज। सर अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो हमने क्या सीखा था? एक्चुअल देखना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन जानना है। तो एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन जानने के लिए ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 परचेज ऑर्डर थे, मैंने सिर्फ 10 चेक करे, 10 चेक करे तो मुझे 4 में पता चला अप्रूवल ही नहीं है, तो बताओ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कितना है मेरा पॉपुलेशन को लेके? सर आप हो सोच सकते हो कि पॉपुलेशन में 4 में दिक्कत थी 10 में से, तो 40% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है। क्या ये कम है या ज्यादा है? सर ज्यादा है। तो जब आपका हाई रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्टेड है तो आप जानना चाहोगे कितने ऐसे परचेज ऑर्डर है टोटल जिनमें दिक्कत है? हाँ सर। तो इसके लिए टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन लार्जर विल बी द सैंपल साइज, ताकि ये देख सके, ये रीजनेबली एस्टिमेट कर सके एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन क्या होगा। फील समझ आ रही है? आ रही है सर। अब आओ फोर्थ पॉइंट पे। अच्छा फोर्थ पॉइंट पे आने से पहले हमारे फैक्टर्स, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कैसे पता चलेगा? सर प्रायर पीरियड से। तो मैंने कहा हमें किधर देखना है? प्रायर पीरियड पे देखना है। सो यू सी द प्रायर पीरियड। मैंने कहा यू सी द प्रायर पीरियड का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इंटरनल कंट्रोल। अगर बिजनेस में कोई नया अकाउंटिंग सिस्टम आया है तो ऑब्वियस सी बात है उस अकाउंटिंग सिस्टम के जो प्रोसेसेस है उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन विल बी हाई। गॉट इट सर। अगर आपको लगता है देयर इज अ चेंज इन द पर्सन्स और इंटरनल कंट्रोल, फॉर एग्जांपल एक एक्सपीरियंस्ड बंदा चला गया, नलायक बंदा आ गया, एक्सपीरियंस्ड बंदा चला गया, नलायक बंदा आ गया, तो मुझे बताओ अगर नलायक बंदा आएगा तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फिर बढ़ जाएगा। और लास्ट में अगर प्रायर पीरियड में रेट ऑफ डेविएशन वाज मोर, यानी कंट्रोल्स तमीज से काम नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार भी मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन विल बी हाई। तो इजीली हम तीनों पॉइंट्स को रिकॉल कर सकते हैं सर। कैसे? यू सी इन द प्रायर पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ डेविएशन, उसके हिसाब से यू एक्सपेक्ट द रेट ऑफ डेविएशन। तो यू सी मतलब अंडरस्टैंडिंग चेंजेस एंड रेट ऑफ डेविएशन इन द प्रायर पीरियड। गॉट इट? गॉट इट सर। अब सर अगर हाई रेट ऑफ डेविएशन है, कंट्रोल्स खटा रहा है, अगर आपके कंट्रोल्स खटा रहे हैं तो क्या वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ज्यादा रिड्यूस कर पाएंगे? मैंने कहा नहीं, दे विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अ गुड एक्सटेंट। सर ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, लग ही नहीं रहा ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ और ही मजेदार चल रहा है। भाई साहब मजेदार और ऑडिट गो हैंड इन हैंड व्हेन यू स्टडी इन द राइट वे। आहा,
अब आओ सर, इंक्रीज इन द डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस। ये कह रहा है हमारा जो डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस है वो बढ़ गया, किसको लेके? कि जो आपने टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट सेट करी ना, इसके ऊपर कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के ऊपर जो भी आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल तुम सब चेक करते हो? हाँ सर। तो उसमें कितना चेक करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? लेवल ऑफ अश्योरेंस पे। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर इन बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम्स को तुम डिसाइड कर रहे हो कितना चेक करना है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? आपको कितनी लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए। अगर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस ज्यादा है तो ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यही बात शुभम सर ने आपको यहां पे लिखवाई है। सर क्या? अरे सर क्या? मैंने कहा अगर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस ज्यादा है कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के ऊपर कोई एक्चुअल मिसस्टेटमेंट ना हो, उसके लिए यू नीड टू इंक्रीज योर सैंपल साइज। अब सर आपने हमको ईवाई का एग्जाम्पल भी दिया। मैंने कहा क्या? कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की पॉलिसी है वो सिंपल सी बात कहती है आपका सैंपल साइज होगा 10% और 25 विच एवर इज लोअर। तो हमने देखा जब 50 आइटम्स थे तो इसका 10% करे तो 5 आता है, और 25 विच एवर इज लोअर तो 5 था। ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज निकाली और एक टाइम ऐसा आया जहां हमें पता चला कि 200 आइटम्स में 20 सैंपल, 400 आइटम्स में 25 सैंपल, और उसके बाद तो सर ये सैंपल में चेंज ही नहीं आ रहा था। यानी जब भी लार्ज पॉपुलेशन होंगी द इंपैक्ट ऑन द सैंपल साइज विल बी नेग्लिजिबल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई प्रोसेस लेट से 250 आइटम्स के लिए ठीक काम कर रहा है, 400 आइटम्स के लिए अगर ठीक काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे भी ठीक काम करता रहेगा। दिस इज द अजम्पशन जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। तो ये कहता है पॉपुलेशन दो तरह की हो सकती है, स्मॉल और लार्ज। जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें तो आप अपने जजमेंट के हिसाब से कोई भी आइटम चेक कर लो, उसमें सैंपलिंग की जरूरत ही नहीं, अदरवाइज यू कैन अडॉप्ट। बट इफ इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन, तो आप बोलोगे एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज लिटिल इफ एनी इफेक्ट ऑन सैंपल साइज। यानी पॉपुलेशन आप कितनी बढ़ा दो, लार्ज पॉपुलेशन, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप बोलोगे नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द सैंपल साइज ड्यू टू इंक्रीज इन सैंपलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब सर टेस्ट ऑफ डिटेल तो सबसे आसान था, सबसे मरियल था। मुझे बताओ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा तो क्या करेंगे? सर ऑडिट रिस्क कम करनी है। रो मम ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क को कम करो। डिटेक्शन रिस्क कम करनी है तो अपने आप हो जाएगी या टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी? सर टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है समझना, रोमम ज्यादा क्यों है? हो सकता है आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल ना किया हो, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं किया तो आप कंट्रोल पे भरोसा नहीं कर पा रहे, इस वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। सो इफ द ऑडिटर हैज नॉट परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कांट बी रिड्यूस्ड, वो ज्यादा रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर ऑडिट रिस्क रिड्यूस करने के लिए डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी। टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क, एंड यू नीड टू रिलाई मोर ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्योंकि टेस्टिंग के दो ही तरीके थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप कर नहीं रहे तो सब्सटेंटिव करो, और सब्सटेंटिव में भी कौन सी चीज होती है जिसमें प्रॉपर्ली चीजें चेक होती हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल। सो यू नीड मोर एविडेंस फ्रॉम टेस्ट ऑफ डिटेल्स टू रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क, एंड इट विल नीड अ लार्जर सैंपल साइज। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली जस्ट फ्लो में चलना। अब सर सपोज एक रेंट का खर्चा है 1,20,000 का, मुझे इसकी दो असर्शन चेक करनी है। मुझे एक बात बताओ, रेंट के खर्चे में मुझे एक बात बताओ, रेंट का जो खर्चा होता है पीएनएल का आइटम होता है? हाँ सर। पीएनएल के आइटम में कौन कौन सी असर्शन होती है? OCACC। OCACC तो मैंने दो असर्शन उठा ली, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। इनको चेक करने के लिए मेरे पास क्या क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर अवेलेबल है? टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। यस और नो? यस सर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या कर सकता हूं? सर सिंपल सी बात है, आप देखो 12 महीने जगह रेंट पे ले रखी थी, हाँ, हर महीने का भाड़ा कितना है? 10,000 पर मंथ। तो एनालिसिस करके टोटल साल का जो भाड़ा बनता है वो कितना बनता है? 12 मंथ्स इंटू 10,000 पर मंथ, 1,20,000। दिस इज द एनालिसिस। अब आपने जब इतना एनालिसिस कर लिया है तो टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या देखोगे? सर इनका एग्रीमेंट देख लेंगे कि क्या 12 महीने का एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में रेंट पर मंथ कितनी दे रखी है, ये आपने टेस्ट ऑफ डिटेल कर लिया। और अपने कंफर्ट के लिए एक दो इनवॉइस देख लेना। तो क्या मैं बोल दूं, जब एनालिटिकल प्रोसीजर से कॉन्फिडेंस मिल गया, उससे अश्योरेंस मिल गई, तो टेस्ट ऑफ डिटेल कम करना पड़ेगा। इट विल लीड टू अ स्मॉलर सैंपल साइज। डील डन? डन सर। फिर छोटे छोटे पॉइंट्स और थे, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी। फिर सर इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट। मां मुझे सब याद आ रहा है, मां मुझे सब याद आ रहा है। ऐसा ही पॉइंट कंट्रोल्स में था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। हाँ, फिर एक्सपेक्टेड से एक्चुअल पे आने के लिए टेस्टिंग ज्यादा करते हैं, तो सेम चीज है, लार्जर सैंपल साइज टू रीजनेबली एस्टिमेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट। सर वहां भी फैक्टर्स थे, यूसी प्रायर पीरियड, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस और प्रायर पीरियड।
यहाँ के फैक्टर्स आसान है, दे आर वेरी इजी। ये कहता है अगर आपको एस्टिमेट करना है एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते वक्त, तो आप देखो आपके जो बाकी प्रोसीजर्स थे उनके क्या रिजल्ट थे। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अलावा कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद टेस्ट ऑफ डिटेल को हटा दो, उसके नीचे क्या आता है? एनालिटिकल प्रोसीजर, दैट इज द अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और ये तो इस साल के हो गए, इसके अलावा आ जाएंगे प्रायर पीरियड ऑडिट प्रोसीजर। तो इन सब प्रोसीजर से देखो आपको क्या लग रहा है, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। इजी इजी सर। और जहां पे आपको लगता है चीजें थोड़ी एस्टिमेट करी गई है, सब्जेक्टिव डिसीजंस है, तो वहां पे गलती हो सकती है। हो सकता है मैनेजमेंट ने फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गलत डिस्काउंटिंग रेट ले लिया हो सकता है जो मैनेजमेंट ने लिटिगेशन का प्रोविजन बनाया है वो प्रोविजन गलत सोच लिया हो। इट कैन बी अ रॉन्ग जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो जहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा है वहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है। मैं बताऊं ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआई का छुपा रुस्तम टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो सिंपल सी बात है, टेस्ट ऑफ डिटेल में कैलकुलेट करना है, तो बाकी प्रोसीजर्स के रिजल्ट देख लेना, इन सबके एक एक नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। और अगर 4 पॉइंट काफी है वैसे तो फिर 1 पॉइंट और कॉन्सेप्चुअली बस आप ध्यान रख के चल सकते हो। फिर सर आता है लास्ट पॉइंट, स्ट्रेटिफिकेशन। जब हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, सैंपल साइज घटता है। तो ये कहता है सैंपल साइज विल डिक्रीज। स्ट्रेटिफिकेशन क्यों करते हैं? वो जो स्ट्रेटिफिकेशन वाले टॉपिक में पहली लाइन दिखाई थी ना, डेफिनेशन, वो यहां लिखनी है। टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन, यूजफुल टू स्ट्रेटिफाई द पॉपुलेशन। ठीक है सर। अब स्ट्रेटिफिकेशन का फायदा क्या था? पूरी पॉपुलेशन की फील भी आ जाती है और सैंपल साइज भी कम रहता है। तो ये कहता है व्हेन द पॉपुलेशन इज स्ट्रेटिफाइड, सैंपल साइज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ स्ट्रेटास विल ऑलवेज बी लोअर देन द सैंपल साइज, अगर आप पूरी पॉपुलेशन चेक करते यानी फॉर द सेम सैंपलिंग रिस्क। गॉट इट सर। एंड देन आखिरी में आपका होमवर्क वाला टॉपिक, सर ये क्या था? जनरल फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। तो मैंने कहा था 3 एंटिटी वाले पॉइंट, 2 ऑडिटर वाले पॉइंट। पहले देखो एंटिटी कैसी है, अगर एंटिटी का साइज ज्यादा है, ज्यादा टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी। फिर इस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल, ये कैसे है? अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम करना पड़ेगा, सैंपल साइज कम होगा। अब अगर कंट्रोल्स अच्छे तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छे बनेंगे, यानी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी रिलायबल, तो अगेन चेकिंग कम करनी पड़ेगी। तो एंटिटी वाले 3 पॉइंट तो बड़े सिंपल है, एंटिटी, उसके इंटरनल कंट्रोल से अच्छे बने बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। ऑडिटर को देखना है कि वो कितना टॉलरेट कर सकता है, उसका कितना कॉन्फिडेंस है। बोलो मेरे साथ, ऑडिटर कितना टॉलरेट कर सकता है, उसका कितना कॉन्फिडेंस है। अगर टॉलरेबल एरर ज्यादा है तो टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी। ठीक है सर। अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए, अश्योरेंस ज्यादा चाहिए, तो दोस्तों इस केस में टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक योर एग्जाम्स, इफ यू वांट मोर कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम्स, यू नीड टू स्टडी मोर। आज हमने सबसे पहले टॉपिक किया जिसका नाम है सैंपल सिलेक्शन मेथड। सर सैंपल सिलेक्शन मेथड यानी कौन कौन से तौर तरीके हैं जिससे आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले कहता है रैंडम सैंपलिंग यानी ऑडिटर रिलैक्स हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, रैंडमली जो सैंपल हाथ में आ रहा है उसको उठा लेगा। तो ये कहता है इट इंश्योर्स दैट ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन और स्ट्रेटम दे हैव अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन। अब इसके 2 तरीके हैं सर। क्या? एक तो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जैसी पॉपुलेशन है वैसे ही पड़े रहने दो और उसमें से जो जो रैंडमली सैंपल निकल सकते हैं निकाल लो, यानी ईच सैंपलिंग यूनिट हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है, ये सिंपल भी है, सिंपल को दूसरी तरीके से बोलते तो इजी टू यूज है, और क्योंकि ऑडिटर दिमाग नहीं चला रहा तो इसमें कोई भी बायसनेस नहीं है। तो इट इज सिंपल, इजी टू यूज, नो बायसनेस। दिस यू कैन से इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रैंडम सैंपलिंग। तो पहले आपने लिखा इसके मेन बारे में कि एवरी आइटम हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, फिर इसका बेनिफिट आपने बताया इट इज सिंपल, इट इज इजी टू यूज, नो बायसनेस ऑफ द ऑडिटर। अब सवाल आता है करना कैसे है। तो 2 तरीके, या तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज कर लो, यू कैन यूज द रैंडम नंबर टेबल यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है सर। या फिर आप खुद पिकअप कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं खुद पिकअप कर सकते हो इन द रैंडम वे। एंड लास्ट पॉइंट कहता है व्हेन इट इज सूटेबल, आपको कब पॉपुलेशन को एज इट इज यूज करना है। तो ये कहता है अगर पॉपुलेशन रीजनेबली एक जैसी है, अगर वो रीजनेबली सिमिलर यूनिट्स हैं एंड कहीं ना कहीं एक रीजनेबल रेंज में है, तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करो। फॉर एग्जांपल अगर इसकी रेंज 55,000 से 2,25,000 है तो सिर्फ तो गिवन रेंज है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप रैंडमली चीजें उठा सकते हो। तो एक बार फटाफट सारे बच्चे मुझे एक बार इसको बुक से रिवाइज कराओ ना, लेट्स रिवाइज इट फ्रॉम द बुक एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रैंडम सैंपलिंग में क्या कहता है,
मेन चीज, ऑल द आइटम्स हैव अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन एंड इसमें आप रैंडम नंबर टेबल यूज कर सकते हो। अब इसके दो छोटे बच्चे हैं। पहला बच्चा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये कहता है एवरी यूनिट विल हैव अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इसका बेनिफिट क्या है? सिंपल, इजी टू यूज, ऑडिटर की जो बायसनेस है वो अफेक्ट नहीं करती है सिलेक्शन। अब सवाल आता है करना कैसे है, हाउ डू वी सेलेक्ट द सैंपल? तो ये कहता है आपने यूज करनी है कंप्यूटर नंबर टेबल्स, ठीक है सर, या आप खुद अपने हाथों से पिकअप कर सकते हो फ्रॉम अ ड्रम वगैरह, जैसे बचपन में आंटी जी तंबोला खिलाती थी। उसके अलावा सर आखिरी में कहता है हम इसको कब यूज करेंगे? व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट। तो ये कहता है अगर आपकी पॉपुलेशन अच्छी है, अच्छी यानी रीजनेबली सिमिलर यूनिट्स हैं जो एक रीजनेबल रेंज में है, यानी आप इसको कह सकते हैं होमोजीनस पॉपुलेशन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटर्स की टेस्टिंग कर रहे हो और डेटर्स की जो रेंज है वो 55,000 से लेकर 2,25,000 है, तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर किसकी फील है? जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था ना, स्ट्रेटिफिकेशन। यस सर, उसी की फील है। वहां भी हम क्या करते थे? पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई करते थे। हाँ, यहां भी यही कर रहे हैं। यहां भी हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे सेपरेट ग्रुप्स में। अच्छा, क्या सेपरेट ग्रुप बना के छोड़ देंगे या उसमें से सैंपल निकालने हैं? सैंपल निकालने हैं। एंड देन टेक द सैंपल फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। जहां आपने ये एक लाइन लिख दी ना, इसी से अगली लाइन निकालनी है। सर क्या ये जो ग्रुप वाला पार्ट है ना, इससे तो दो दो लाइनें निकलेंगी। क्या आप बात करो सर? हाँ, ये कहते हैं इस ग्रुप का नाम क्या होता है? कल मैंने लास्ट सेशन में सिखाया था स्ट्रेटम। हम इसको स्ट्रेटम बोलते हैं। तो ये कहता है ईच स्ट्रेटम इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पॉपुलेशन। ठीक है सर। अब जो मुझे सैंपल निकालने हैं, क्या सारे ग्रुप्स में से सेम सेम सैंपल निकालने हैं? नहीं सर। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि टॉप ग्रुप में से 100%, उसके नीचे 75%, उसके नीचे 50%, यानी मित्रों सब में से अलग अलग मामला निकल रहा है, सब में से अलग अलग गेम निकल रहा है, यानी प्रपोर्शनेट आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। गॉट इट सर। ग्रुप वाला एक पॉइंट और रह गया, ग्रुप वाला एक पॉइंट और रह गया। मैंने कहा क्या कितने ग्रुप्स बनाने, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर डिसाइड करेगा, यानी इट इज अ मैटर ऑफ योर प्रोफेशनल जजमेंट। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपने एकदम फ्लो में ध्यान रखना है। डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, फिर उसमें से सैंपल निकाल लो। इसी पॉइंट से अगला पॉइंट निकाल लो सर, क्या हर ग्रुप को हम सेपरेट पॉपुलेशन मानेंगे। कितने आइटम्स निकालने हैं? प्रोपोर्शनेट आइटम्स निकालने हैं। और कितने ग्रुप बनाने हैं? ग्रुप का सेकंड पॉइंट, ग्रुप का एक और पॉइंट ये कहते हैं कितने ग्रुप बनाने, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इजी इजी सर। अब एक बात बताओ, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कैसे करनी है? क्या इसका कोई पॉइंट था? मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ यहां पे कैसे करनी है। यहां पे है व्हेन इट इज सूटेबल। तो वहां पे क्या था सर? यहां पे था रीजनेबली सिमिलर पॉपुलेशन। तो यहां क्या है? इसका उल्टा, वेरी डिफरेंट पॉपुलेशन। तो अगर आपको लगता है हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, तो आप यहां पे वेट्स दे सकते हो कि यहां पे 100% वेट दिया, यहां पे 75% दिया। तो इन अ हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन, वेट शुड बी एलोकेटेड टू रिफ्लेक्ट द डिफरेंसेस, and this is nothing, just an extension of random sampling। अगर आपकी रेंज बहुत ही भयंकर दूर दूर है, यानी 525 से लेके 10 लाख रुपए तक, इतनी ज्यादा बड़ी रेंज है, दिस इज नॉट अ रीजनेबल रेंज, दिस इज अ वेरी वाइड रेंज। तो ऐसे केस में आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग यूज कर सकते हो। तो आ जाओ रिवीजन करते हैं एक बार अगेन बुक से। चलो लेट्स डू इट। ये कहता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बांट देंगे। ग्रुप्स का बेस्ट पार्ट क्या है सर? इससे 2 पॉइंट निकलेंगे, इससे कहीं ना कहीं 2 पॉइंट निकलेंगे, ध्यान रखना, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। एंड अब इन ग्रुप से क्या निकालेंगे सर? इनसे सैंपल निकालेंगे। ठीक है। अब ग्रुप से ही जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बोलो, ईच स्ट्रेटम इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पॉपुलेशन। जो आप सैंपल निकालते हो सबसे इक्वल नहीं निकालते, प्रोपोर्शनेट आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच आइटम। सर ग्रुप का सेकंड पॉइंट क्या है? ये रहा, नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसमें से आपने सैंपल निकालने हैं, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर जजमेंट। अब ये वही एग्जांपल है जैसा सिमिलर एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब ये क्या कह रहा है कि सर जो आप रैंडम सैंपल निकालोगे वो वही रैंडम टेबल से निकालोगे। तो ये आपका हाउ वाला पॉइंट आ गया। अगर आप चाहो तो इसको भी नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है सर। अब सर हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी यूजिंग दिस? सो बिकॉज देर इज अ डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। सिमिलर नहीं है, डाइवर्सिफाइड है। तो हमने वेट्स एलोकेट किए, उसके बाद डिफरेंट प्रपोर्शन सेलेक्ट किए, और आखिरी में कुछ नया नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इजी सर। अब इसके बाद शुभम सर ने आपको कौन सी सैंपलिंग सिखाई थी? सर वो आपने मस्त सैंपलिंग सिखाई थी ना, जिसमें आपने कहा था पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे सैंपल साइज से। आपने बोला था पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे किससे? सैंपल साइज से। हाँ सर।
तो जब हम पूरी पॉपुलेशन को सैंपल साइज से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है, जल्दी से बताओ। व्हाट डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड द होल पॉपुलेशन बाय द सैंपल साइज? इंटरवल। कहीं ना कहीं सैंपलिंग इंटरवल निकल के आ जाता है। एक बच्चा पॉपकॉर्न लेने चला गया, अरे पॉपकॉर्न वाला इंटरवल नहीं है, सैंपलिंग इंटरवल है। बैड जोक सर, ठीक है। तो मैंने कहा नेक्स्ट वन वो सैंपलिंग इंटरवल, कुछ नहीं करना, डिवाइड द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन बाय द सैंपल साइज, तो आपको सैंपलिंग इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है सर। अब हमारा स्टार्ट कहां से करना है? अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, तो मैंने कहा रैंडमली आप कोई भी पहला आइटम चुन लो 50 में। सर 50 कहां से है? हमारा सैंपलिंग इंटरवल 50 निकल के आया था ना, ठीक है। तो ये कहता है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट कैन बी एनी नंबर इन द फर्स्ट 50, देयर आफ्टर जो भी 50th आइटम है उसको सिलेक्ट करते चलना। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर्थ उठा लिया, अब ये फोर्थ में हैफाजार्डली भी चुन सकता हूं कि अपनी मर्जी से चुन लिया, या रैंडमली भी चुन सकता हूं। तो इफ आई चोज फोर्थ, नेक्स्ट सैंपल कौन सा होगा? 54। 54 में 58 गया तो 104। तो ऐसे ही कारवा चलता रहेगा 4954 तक, ठीक है, ठीक है सर। तो ये कहता है इट मे बी डिटरमाइंड हैफाजार्डली, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इट विल बी ट्रूली रैंडम अगर आप इसको रैंडमली निकालो, ठीक है सर। अब इसमें रिस्क क्या थी? इसमें रिस्क क्या थी? मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर अगर ये एवरी 50th आइटम एक ही जैसा है, यानी आपका जो सैंपलिंग इंटरवल है ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो सैंपलिंग यूनिट्स है दे आर स्ट्रक्चर्ड, हो सकता है कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर्ड हो टू शो अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो ध्यान रखना, इंश्योर करना दैट दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा हो। और अगर पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, तो क्या करेंगे सर? अलग अलग सैंपलिंग इंटरवल रखेंगे, अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स रखेंगे, ताकि पूरी पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ सके, पूरी पॉपुलेशन की फील आ सके। तो ये कहता है मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सैंपलिंग इंटरवल पैटर्न। बात समझ आई नहीं आई? आ गई सर। फिर हम इसके बाद चले मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग की नगरी में। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग क्या है सर? कुछ नहीं, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। इट इज जस्ट द अनदर वे ऑफ सेइंग वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन जहां पे जो आपका सैंपल साइज है, कितने आइटम्स चेक करने हैं, उसके बाद सैंपल सिलेक्शन, कौन कौन से आइटम्स चेक करने हैं, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन, एंड उन पे जो आपने इवेल्युएशन करके कंक्लूजन निकाला वो भी मॉनिटरी अमाउंट में निकलेगा। वाओ सर। अगेन सैंपल साइज पता चल गया इतने आइटम है, अब देखो कौन से आइटम है, सैंपल सिलेक्शन, फिर आपने उनको इवेल्युएट करके क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला। साइज, सिलेक्शन, इवेल्युएशन। वंस मोर, साइज, सिलेक्शन, इवेल्युएशन। एक बार और, साइज, सिलेक्शन, इवेल्युएशन, और उस पे कंक्लूजन। एवरीथिंग विल बी इन मॉनिटरी अमाउंट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 90% ऑफ द डेटा चेक करे तो आपको कितनी वैल्यू पे कंफर्ट आया? ₹45 lakhs पे। ₹45 lakhs पे आपको कंफर्ट आ गया, इतनी मॉनिटरी अमाउंट पे यू गॉट द कंफर्ट। अब इसके बाद आता है हफाजार्ड। हफाजार्ड मतलब कुछ भी चल रहा है, जो ऑडिटर को सही आइटम लगता है उठा लेता है, जो नहीं लगता नहीं उठाता। यानी यहां पे कोई भी स्ट्रक्चर टेक्निक तो यूज नहीं होगी, और क्योंकि स्ट्रक्चर टेक्निक यूज नहीं होती, ऑडिटर की मर्जी चल रही है, तो बायसनेस भी अवॉइड करके चलना। सर बायसनेस क्या हो सकती है? जो डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम्स है उनको नहीं देखना, ठीक है सर। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट आइटम देखना, बीच के आइटम्स नहीं देखना, तो ये अवॉइड करके चलना है। अब एक बात बताओ, जहां पे कोई स्ट्रक्चर टेक्निक ही नहीं है वहां क्या स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग टिक पाएगी? नहीं सर। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ने कहा था RSPT, रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए, ऑडिटर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, प्लस एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी होनी चाहिए। तो यहां पे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है, रैंडम सैंपलिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं है, इसलिए स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के साथ इसकी नहीं बनती। इजी इजी सर। फिर इसके बाद हम गए ब्लॉक सैंपलिंग पे। ब्लॉक का मतलब क्या था? इट इज अ ब्लॉक ऑफ 7 आइटम्स। जो आइटम 7 होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंटीजियस आइटम। इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था सर। क्या? मान लो शुभम सर क्लास ले रहे हैं और अचानक आ गए, यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हम सबके प्यारे बीबी सर। अब बीबी सर देखना चाहते हैं बच्चे कैसे हैं, तो 2 तरीके हैं बच्चे पकड़ने के। मैंने कहा क्या? या तो जो ये 3 बदमाश साथ बैठे इनका सैंपल ले लो, या फिर कुछ फ्रंट बेंचर, कुछ बीच वाले, कुछ बैक बेंचर, इनका सैंपल बनाए। बताओ विच इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन? सर तरीका नंबर 2। यानी तरीका नंबर 1 अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, तो आप तरीका नंबर 1 अवॉइड करके चलोगे इन केस ऑफ ऑडिटिंग। तो ये कहता है ब्लॉक सिलेक्शन मतलब यू आर सिलेक्टिंग अ ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम, यानी जो साथ साथ बैठे हैं, ठीक है, विद इन अ पॉपुलेशन।
क्या मैं इसको ऑडिट में यूज कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कैन नॉट यूज इन द ऑडिट बिकॉज जो चीजें साथ होती है उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक जैसे होते हैं, बट दे आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइस ले लिए। अब यही चीज जनरली नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में भी होती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज। सिंप्लिसिटी और इकोनॉमी होती है इसमें। एंड प्रॉब्लम क्या है? सब प्रॉब्लम यह है कि ऑडिटर की बायसनेस है। कहीं ना कहीं ऑडिटर डिसाइड कर रहा है तो ऑडिटर की बायसनेस है, और इसके अंदर एक पैटर्न हो सकता है। देयर कैन बी अ पैटर्न इन दिस केस। सर पैटर्न वाली जो रिस्क थी, पैटर्न वाली जो रिस्क थी, इससे पहले भी हमने कहीं डिस्कस की थी। कहां? मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में भी पैटर्न वाली दिक्कत थी। सर क्या? कि जो आपके सैंपलिंग यूनिट से ऐसा ना हो कि वो स्ट्रक्चर्ड हो इन अ वे कि जो सैंपल इंटरवल है उसका एक पैटर्न बन रहा है। एवरी 50th आइटम इज फॉलोइंग अ पैटर्न। तो इस पैटर्न वाली रिस्क से बचने के लिए यहां पे हमने क्या किया था? मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स ले लिए थे। तो यहां तो चलो हम बच गए, यहां तो चलो हम बच गए, बट यहां पे बच नहीं पाएंगे, इसीलिए ये ऑडिट में अलाउड नहीं होता। फटाफट मुझे बताओ, क्या सैंपलिंग मेथड्स के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? क्लियर है सर। इस पे क्या हमने क्वेश्चंस करे थे? डिड वी डू सम क्वेश्चंस हियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि एक बंदा सेल्स रिकॉर्ड चेक कर रहा है, ठीक है सर, और वो ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर रहा है कि सैंपलिंग इंटरवल क्या है, कितने रिकॉर्ड्स हमको चेक करने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। तो बताओ कौन सा मेथड ऑफ सैंपलिंग है? सर सैंपलिंग इंटरवल की बात होती है हमारे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, या आप बोल दो इंटरवल सैंपलिंग में, ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करो, तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करो। डिफाइन कैसे करते हैं? पॉपुलेशन को डिवाइड करो बाय द सैंपल साइज, इससे आपके पास आ जाएगा सैंपलिंग इंटरवल। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में सैंपल साइज कितना दे रखा है? कितने आइटम सेलेक्ट करने हैं? 100। कितनी पॉपुलेशन है? 1000। तो सैंपलिंग इंटरवल आ गया 10, यानी एवरी 10th आइटम विल बी सिलेक्टेड, ठीक है सर। अब इसमें कह रहा है जब आप इस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हो तो आपको किस चीज का ध्यान देना है? कौन सी चीज ध्यान में रखनी है? सर इसमें रिस्क थी, कौन सी? वही पैटर्न वाली। पैटर्न वाली रिस्क थी, तो वही पैटर्न वाली रिस्क आप यहां पे बोलोगे। सर क्या जब भी हम इस मेथड को यूज करेंगे तो ध्यान रखना, पॉपुलेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट अ सैंपलिंग इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पैटर्न। गॉट इट? गॉट इट सर। इसका सॉल्यूशन क्या है? मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स। ऑसम। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है जो इसका पार्टनर है CAZ, इसने सजेस्ट किया टू सेलेक्ट फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस फ्रॉम सेल्स बुक। क्या मैं बोल दूं ये सारे सेल्स इनवॉइस चिपक के बैठे हैं? हाँ सर। तो जब भी कोई आइटम्स चिपक के बैठे होते हैं वो किस में होते हैं? ब्लॉक में होते हैं। इसको कहते हैं ब्लॉक सैंपलिंग। और ब्लॉक सैंपलिंग के बारे में फिर आप यहां पे लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है ब्लॉक सैंपलिंग में, बस क्या है? ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम, बस सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 16 भी इसके मिलता जुलता है। सर क्या? इसने ट्रेड रिसीवेबल को 3 ग्रुप्स में बांटा, अबव 20 लाख, 10 to 20 लाख, बिलो 10 लाख। क्या मैं बोल दूं स्ट्रेटाज में बांट दिया? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, यस सर। और सबसे डिफरेंट परसेंटेज निकाली। तो जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो आपने बताने हैं। सबसे पहले डिवाइडिंग द ग्रुप्स इनटू स्ट्रेटास एंड देन सेलेक्टिंग द सैंपल। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये सेपरेट पॉपुलेशन मानेंगे। कितने सैंपल निकालने? प्रोपोर्शनेट सैंपल निकालने। एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। अगला पॉइंट कहता है कॉन्सिक्यूटिव चेक्स। तो यहां पे क्या आएगा? ब्लॉक सिलेक्शन आएगा, ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम्स। क्या हमने ये सब बातें की थी? हाँ सर। अब ये जो ब्लॉक सिलेक्शन वाला टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें इन्होंने कहा सिमिलर टू नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो बच्चों ने मुझे कहा सर नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग भी बता दो इसी बहाने। तो आओ मेरे साथ नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का एकदम मरियल सा टॉपिक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। टमाटर बड़ा मजेदार, ओ टमाटर बड़ा मजेदार। कहाँ गया भाई? मैं भी ढूंढ रहा हूं। ये रहा, मिल गया नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल का क्या मतलब है? जो स्टैटिस्टिकल की खूबियां होती है ना, RSPT, रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये ना इसमें से मिसिंग है। ये कहीं ना कहीं इसमें से मिसिंग है। यानी सैंपल रैंडमली सिलेक्ट नहीं होगा,
तो कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो उसको उस एक्सपीरियंस से नॉलेज मिली है, उससे वो सैंपल डिसाइड करेगा। तो ये कहते हैं सैंपल साइज एंड सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ ऑडिटर, एंड ऑडिटर को जो अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट कर सकता है। सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज कहीं ना कहीं वेरी सिंपल। दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कौन से कंट्रोल की बात करी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हर महीने कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन बनाती है, हमने 2-3 महीने अपने मन से चुन लिए। तो इन्होंने मार्च, सितंबर, जैन चुन लिया, जून चुन लिया, उसके बैंक रिकंसिलिएशन देख लिए। फिर इन्होंने करा टेस्ट ऑफ डिटेल, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज आ रही होती है आइटम्स की। तो जो टॉप 10 वैल्यू आइटम्स थे उनको देख लिया। सर ऐसे तो मैनेजमेंट टॉप 10 को ठीक रखेगा, बाकियों में गड़बड़ करेगा। तो मैंने कहा इसी से बचने के लिए आपको एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना है। इस बार आपने टॉप 10 देखे, अगली बार टॉप 15 देख लेना, या अगली बार टॉप 8 देख लेना, 2-3 आइटम नीचे से देख लेना। तो एक सरप्राइज का एलिमेंट रखना। इसके बाद मैंने एक बढ़िया आइटम पॉइंट बताया था, मस्ती वाला। मैंने कहा मस्ती वाला पॉइंट क्या था? सर मैंने कहा हाँ सर, आपको पता है जब 31 मार्च आने वाली होती है, कंपनी को पता चल जाता है रेवेन्यू कितना है, कंपनी को पता चल जाता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट कितना है। तो मैनेजमेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट में झोल करने के लिए फेक रेवेन्यू, फेक एक्सपेंसेस डाल सकती है। तो मैंने कहा क्या करें? सर चेक करो कहीं जो भी ट्रांजैक्शन है एट द क्लोज ऑफ द ईयर, वहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड है, तो उनको अच्छे से चेक करना। दूसरी बात, हम ईयर एंड की ट्रांजैक्शन क्यों चेक करते हैं? ताकि पता चल सके जो परचेजेस इस ईयर में हो गई, जो सेल्स इस ईयर में हो गई, इस ईयर में आ गई, यानी आपने कट ऑफ की असर्शन चेक कर ली। So we generally check the transactions at the close of the year. Why? दो चीजों के लिए, कट ऑफ प्रोसीजर्स के लिए और फ्रॉड के लिए। डन 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 सर। तो ये तो इसकी खूबियां हो गई। दिक्कत क्या है? सर दिक्कत है ना तो ये ऑब्जेक्टिव है, ना ही ये साइंटिफिक है। ये ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पर्सनल बायस है। साइंटिफिक क्यों नहीं? क्योंकि कोई साइंटिफिक मेथड यूज नहीं करता। तो आप कंक्लूजन में भी ये लिखोगे सिंपल तो है बट अच्छी नहीं। अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसमें पर्सनल बायसनेस है, क्योंकि इसमें पर्सनल बायसनेस है, और इसमें कोई साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन नहीं है। गॉट इट सर। सर हैफाजार्ड सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल में फर्क क्या है? मेरे दोस्त, ओ मेरे प्यारे, जो नॉन स्टैटिस्टिकल है, क्या ये तुम्हारा मेथड है क्या? नहीं सर, ये अप्रोच है, ये एक सोच है। और जो हैफाजार्ड तुम बोल रहे हो, दैट इज अ मेथड ऑफ सिलेक्शन। दैट इज द डिफरेंस। तो जब आप नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ चलते हो, तो हो सकता है फिर आप हैफाजार्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन चुन लो। ये पॉइंट है, इस फील्ड से समझना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज रिवीजन। आई होप काफी मजा आया, काफी चीजें सीखने को मिली। मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो भी चीजें हमने सैंपलिंग में अब तक पढ़ी है ना, इनको प्रॉपरली आप अपने नोट से रिवाइज करके आएंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया? सैंपल सेलेक्ट करे। जो हमारे पास प्यारे प्यारे मेथड्स थे, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सिलेक्शन जिसमें इंटरवल पकड़ के उन चीजें उठाते थे, उसके बाद वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करी, देन हैफाजार्ड सैंपलिंग, और आखिरी में हमने करा ब्लॉक सिलेक्शन, जो ऑडिट नहीं मानता। तो मैंने कहा मान लो आपने सैंपल सेलेक्ट करे, अब इन सैंपल का करोगे क्या? सर इसको हम चेक करेंगे, वी विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। तो मैंने कहा सबसे पहले हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद जो भी गलतियां मिलती हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में मिसस्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में डेविएशन, उनका नेचर एंड कॉज एनालाइज करेंगे। वेरी गुड। अब जब आपको ये गलतियां मिली तो ये भी तो देखना पड़ेगा, ये गलतियां तो सैंपल में मिली हैं, पॉपुलेशन पे इसका क्या इंपैक्ट है? तो हम इस पे प्रोजेक्शन करेंगे और अल्टीमेटली इवेल्युएट करेंगे व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग। तो इस पार्ट ऑफ रिवीजन में हम इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आओ, लेट्स परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। तो ये कहता है वी विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड। सर मैंने कहा हाँ, अगर ये ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल ही नहीं टू द सिलेक्टेड आइटम, मैंने कहा डोंट वरी, हम रिप्लेसमेंट आइटम पे जाएंगे। सो दिस वाज अवर मसाला नंबर 1। अगर सिलेक्टेड आइटम पे एप्लीकेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट आइटम पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज, मुझे पेमेंट की ऑथोराइजेशन चेक करनी है, तो मैंने जो सैंपल निकाला, मान लो उसमें कैंसल्ड चेक निकल के आ गया। ये एंटिटी मोस्टली बैंक पेमेंट्स करती है, तो बैंक से पेमेंट्स करती है तो ये चेक से पेमेंट करती है। सर आज के जमाने में चेक से कौन पेमेंट करता है? आईसीआई की किताब। तो जब आईसीआई की किताब में एग्जांपल दे रखा तो हमको भी ये करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कैंसल्ड चेक आ गया एज अ सैंपल, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इसका रिप्लेसमेंट आइटम लेंगे, दैट इज अ वैलिड एंड प्रॉपर चेक। बट कहानी यहां खत्म नहीं होती, आपको एक चीज और चेक करनी है कि जो ये चेक है
इट वॉज कैंसिल्ड प्रॉपरली। तो हम पहले चेक की कैंसिलेशन देखेंगे, फिर इसका एक रिप्लेसमेंट आइटम लेंगे, दैट इज अ प्रॉपर चेक। ठीक है सर, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मेरे ऑडिट प्रोसीजर का जो पर्पस था दैट वाज टू चेक कंप्यूटराइज सेल्स। सर कंप्यूटराइज सेल्स का क्या मतलब है? अपन कई बार बाजार में जाते हैं, हाँ सर, तो जो प्रोडक्ट पे लाइट मार के चेक करते हैं ना बारकोड वाली, हाँ, उसको कहते हैं कंप्यूटराइज सेल्स, यानी द सेल्स विच आर रिकॉर्डेड थ्रू अ बारकोड स्कैनर। तो ये कहता है मान लो आपके जो सैंपल हैं उसमें कोई मैनुअल सेल आ गई। मैनुअल सेल यानी कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ, हाथ से लिखा हुआ इनवॉइस है। तो अगेन पहले इस मैनुअल सेल को चेक करो कि जो मैनुअल बिल था उसको चेक करेंगे विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड यहां रुकेंगे नहीं, इसका भी कोई रिप्लेसमेंट आइटम पकड़ेंगे। तो पहले हमने क्या सीखा? ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन द सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम नहीं है तो रिप्लेसमेंट आइटम पे जाओ। दो एग्जांपल डिस्कस करें, एक आपसे मैंने डिस्कस किया चेक वाला, एक डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक सेल्स वाला। अब सर एक बात बताओ, मसाला नंबर 2, अगर रिप्लेसमेंट आइटम भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे। हम ऐसे केस में ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हम ऊपर सेल्स की बात कर रहे थे, लेट्स से उसके डॉक्यूमेंट्स ही खो गए। उसके डॉक्यूमेंट्स खो गए यानी जब भी सेल होती है तो पहले सेल ऑर्डर आता है, हाँ सर, फिर इनवॉइस जनरेट होता है, फिर डिलीवरी होती है, ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो अब आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर सकते हो। सो व्हाट इज द ऑप्शंस अवेलेबल? इफ इट इज अ कैश सेल, आप कैश बुक देख लो। इफ इट इज अ क्रेडिट सेल, तो जो ये डेटर है इससे आप कंफर्मेशन ले सकते हो। सर डेटर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैंने कहा डोंट वरी, आप जो सब्सिक्वेंट कैश रिसीट आएंगी फ्रॉम द डेटर उसको चेक कर सकते हो। उसमें बस इतना देख लेना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस रिसीट प्लस व्हाट आर द आइटम्स जिनको सेटल करने के लिए पैसा आया, कौन से इनवॉइसेस पेंडिंग थे जिनके लिए डेटर ने पेमेंट करी है। सर ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है। मसाला नंबर 3, अगर ऑडिट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो वो जो सेल में चेक कर रहा था उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और जब मैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर करके चेक कर रहा हूं तो वो उससे भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। इसका मतलब आपने झूठी सेल दिखाई है, इसका मतलब सेल्स में गलती है। तो ये कहता है ट्रीट द आइटम एज डेविएशन इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। तो अगर मैं ऊपर वाले टॉपिक को समराइज करूं तो बड़ा सिंपल है, हमें जो ऑडिट प्रोसीजर करने ऑन द सैंपल दैट शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस, ये हम किस पे परफॉर्म करेंगे? ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड। अगर पॉसिबल नहीं है ऑन द सिलेक्टेड आइटम, रिप्लेसमेंट आइटम पे जाओ। फॉर एग्जांपल हमने बात करी चेक और कंप्यूटराइज सेल्स की। सर अगर ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल ही नहीं है, ना तो आइटम पे ना रिप्लेसमेंट आइटम पे, तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे, जहां पे मैंने आपको बताया क्रेडिट सेल के केस में डेटर से पूछ लो, कैश सेल के केस में कैश बुक चेक कर लो। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है मतलब मैनेजमेंट झूठी है, मतलब सेल्स में गलती है, तो वी विल ट्रीट इट एज अ गलती। एग्जाम में गलती मत लिखना, बस बोलना इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ट्रीटेड एज अ डेविएशन, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल ट्रीटेड एज अ मिसस्टेटमेंट। डील डन? डील डन सर, एकदम प्यारा प्यारा टॉपिक है। अभी तक आईसीएन एग्जाम में नहीं पूछा, बट हो सकता है क्वेश्चन बना के पूछ ले कि in case you are doing the audit sampling and the samples that you selected you were not able to apply the procedure on the item, what will you do? तो आपने यही आंसर लिखना है। उस आइटम पे नहीं कर पा रहे तो रिप्लेसमेंट आइटम पे करेंगे, अगर रिप्लेसमेंट आइटम पे भी नहीं कर पा रहे तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे, अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर ये मिस स्टेटमेंट या डेविएशन मानी जाएगी। तो बस ये 4-5 पॉइंट लिखने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है सर नेक्स्ट पार्ट, मैंने जो मिसस्टेटमेंट निकाली या जो डेविएशन निकाली, क्या उसका नेचर एंड कॉज देखना पड़ेगा? हाँ देखना पड़ेगा। ये हम सबका फेवरेट टॉपिक है। तो देखो क्या कहता है, जब भी आपको कोई मिसस्टेटमेंट या डेविएशन मिले उसको एनालाइज कर लेना। सर एनालाइज करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है आप ऑब्जर्व कर पाओ इनमें कोई कॉमन फीचर है। सर कॉमन फीचर क्या हो सकता है सारी कैश सेल्स हो सकता है ये सारी गड़बड़े नागपुर ब्रांच में ही हो रही हैं, हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को लेके हो रही है। फॉर एग्जांपल आईटीसी में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा चलता है? टोबैको। या फिर ये सारी गलतियां ईयर एंड पे हुई है यानी मार्च के मंथ में हुई है। सो देयर कैन बी अ कॉमन फीचर, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद पर्टिकुलर लोकेशन, फिर इट कैन बी अ प्रोडक्ट लाइन और अ पीरियड ऑफ टाइम। तो राइमिंग चलना, ट्रांजेक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन, टाइम। एक बार और, ट्रांजैक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन और पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जहां पे आपको लगा कॉमन फीचर है तो आप अब क्या करोगे? लालची हो जाओगे, आप कहोगे अब मैं सारी ट्रांजैक्शन देख लेता हूं। सो ऑडिटर में डिसाइड टू आइडेंटिफाई ऑल द आइटम्स विच हैव द कॉमन फीचर, और सब पे चेकिंग कर लो, सबके ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, अगर सारी आइटम्स में दिक्कत है, मार्च के एंड में सारी जगह दिक्कतें हैं, मतलब मैनेजमेंट ने बदमाशी करी है, यानी इट मे बी इंटेंशनल एंड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब जहां जहां फ्रॉड की फील आएगी
वहां ऑडिटर एक्सटेंसिव प्रोसीजर करेगा, डिटेल में चेकिंग करेगा. ही विल इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड डेविएशन एंड इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट. वो इसका पॉसिबल इफेक्ट देखेगा ऑन द ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर एरियाज ऑफ ऑडिट. पॉसिबल इफेक्ट का क्या मतलब है? ही विल डू द प्रोजेक्शन ओवर द पॉपुलेशन. बात समझ आ रही है? हां सर. अब कौन सी गलती है जिसको प्रोजेक्ट नहीं करते? सर एनोमली. अब एनोमली क्या रोज रोज मिलती है? नहीं, सपनों में मिलती है. फालतू बातें नहीं करनी. जो एनोमली है वो कभी कभी मिलती है, यानी इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस. आप ऐसा बोल सकते हो जो गलती है ना, ऐसी गलती बाकी पॉपुलेशन में नहीं है, ये इकलौती गलती है. सो यू कैन से it is an anomaly, a misstatement or deviation is an anomaly. That means it does not represent the entire population. सर ऐसे ही बोल दो एनोमली है, या इसके लिए मुझे एक सर्टेनिटी चाहिए? सर्टेनिटी चाहिए. obtain a high degree of certainty that it is not a representative of population. ये कैसे मिलेगी? प्रोसीजर्स परफॉर्म करके. सो परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ताकि आपको एविडेंस मिल जाए कि ऐसी गलती बाकी पॉपुलेशन में नहीं है. तो अगर अगेन मैं इस टॉपिक का फ्लो बताऊं तो बड़ा सिंपल था. कोई भी मिसस्टेटमेंट या डेविएशन मिलती है, एनालाइज करो. हो सकता है उसमें कोई कॉमन फीचर मिले. कॉमन फीचर के एग्जांपल क्या थे? ट्रांजैक्शन, लोकेशन, और I9 वाले क्या थे? टाइम और प्रोडक्ट लाइन. जैसी दिखा कॉमन फीचर है, टूट पड़ो, सबको चेक कर लो. यानी आइडेंटिफाई ऑल एंड चेक ऑल, सब पे अपने प्रोसीजर एक्सटेंड कर लिए. सर सब में गलती है, मतलब इंटेंशनल है. इट मे बी इंटेंशनल एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. जहां फ्रॉड वहां इन्वेस्टिगेशन, जहां फ्रॉड वहां इन्वेस्टिगेशन. सो इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन एंड इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट. पॉसिबल इफेक्ट बोलते ही कौन नहीं आएगा? एनोमली नहीं आएगा. 3 पॉइंट्स एनोमली के: एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस. सेकंड पॉइंट, कैसे भरोसा हो एनोमली है? हमें चाहिए डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. एंड आखिरी में मैंने बोला कैसे मिलेगी? बाय परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स एंड गेटिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस. एनोमली का मतलब क्या है? ऐसी गलती बाकी पॉपुलेशन में नहीं होती. क्या ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गए सर. अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने कुछ बढ़िया चीज सीखी थी? यस सर. एसके स्पेशल. एसके स्पेशल 2 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे. ये वो एग्जाम्पल है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं एग्जांपल्स में कवर हो जाता है. क्या बात करो सर. हाँ, दीज आर अवर इन हाउस एग्जांपल. तो सबसे पहले आते हैं डेटर्स की बात करते हैं. 10 लाख रुपए के डेटर आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है. हमेशा मैंने क्या सिखाया? हमेशा इनको हाई टू लो अरेंज कर लो. तो मैंने इनको हाई टू लो अरेंज किया और पता चला ये डेटर्स हैं जो हमको चेक करने हैं. अब मैंने देखा 10 लाख रुपए में से जो टॉप 3 डेटर्स हैं, इन्हीं में से 85% कंफर्ट आएगा, तो इन्हीं को देख लेता हूं. जो मैंने ए टेस्ट किया उसमें तो कोई गलती नहीं थी, इट वॉज गुड. जो डी और सी है ना, इनमें गलतियां मिली, और फॉर द सिंप्लिसिटी हमने मान लिया ये पूरी अमाउंट में ही गलती है. अब जब जब गलती मिलती है, ऊपर वाले टॉपिक में क्या सीखा था? हमको मिस स्टेटमेंट और डेविएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, उसका नेचर एंड कॉज समझना पड़ेगा. तो मैंने देखा ये जो 2 लाख वाला डेटर है ना, ये इकलौता फॉरेन डेटर है. ऐसा डेटर पूरी पॉपुलेशन में कहीं और नहीं है. देयर इज अ इशू ऑफ फॉरेक्स कन्वर्जन. क्या मैं बोल दूं इसमें से एनोमली की खुशबू आ रही है? हाँ सर. इसके अलावा जो 1,50,000 वाला डेटर है, यहां पे मेरे को पता चला लास्ट 5 डेज ऑफ मार्च की जो सेल है, दे वर नॉट रिकॉर्डेड, एंड ये बाकी डेटर्स में भी इशू हो सकता है. अब मैं क्या करूंगा? सर आपने 10 लाख में से कितना चेक किया? 8,50,000. 10 लाख में से 8,50,000 चेक किया, और उस 8,50,000 में से भी 3,50,000 की गड़बड़ मिल गई. तो बताओ पूरी पॉपुलेशन में कितनी गड़बड़ होगी? तो एक बच्चा कहता है 3,50,000 की जो गलती मिली है 8,50,000 में से, इसको पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर दो. बट मैंने कहा ये सही तरीका नहीं है. क्यों? क्योंकि 2 लाख वाली गलती तो पूरी पॉपुलेशन में है ही नहीं. ये तो इकलौती गलती है, तो इसको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा और प्रोजेक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा. तो मैंने कहा एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू एनोमली प्लस प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट. अब जब आप प्रोजेक्शन करोगे उसमें एनोमली को कंसीडर मत करना. 2 लाख की एनोमली अलग ले ली, वो जो फॉरेन डेटर था. हाँ, उसके अलावा पूरा प्रोजेक्शन करो. तो मैंने कहा कैसे करेंगे? एनोमली के अलावा कितनी गलती है? 1,50,000. कितने सैंपल साइज में से? 8 लाख माइनस एनोमली 6,50,000. अब टोटल पॉपुलेशन भी कितनी लेनी है? 10 लाख माइनस एनोमली 8 लाख. यानी प्रोजेक्शन से एनोमली को हटाया और एनोमली को अलग से कंसीडर किया एस्टीमेट निकालने के लिए. तो मेरी एस्टीमेटेड मिसस्टेटमेंट आ गई 384,615. यहां तक बातें क्लियर है? क्लियर है सर. अब आखिरी में क्या करेंगे? एस्टीमेटेड मिसस्टेटमेंट को टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे. अगर मान लो आपकी एस्टीमेटेड मिसस्टेटमेंट है 380 और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है 10 लाख,
यानी आप 10 लाख रुपए तक की गलती टॉलरेट कर सकते थे, तो 3,80,000 तो कुछ भी नहीं है। तो आप बोलो ठीक है, मुझे पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ गया, मैं रीजनेबली कंक्लूड कर सकता हूं पॉपुलेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। तो आप बोलोगे मुझे पॉपुलेशन पे आरबीसी मिल गया। आरबीसी मतलब रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन। बट सर, अगर आपकी एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट 380 होती, 3,80,000 होती, और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट 2 लाख होती, आप 2 लाख टॉलरेट कर सकते हो, और एस्टिमेट इससे ज्यादा है, तो अब आपको बेचैनी होगी। अब आपका दिल घबराएगा कि यार पॉपुलेशन में एक्चुअल मिसस्टेटमेंट कितनी होगी। तो मैंने कहा यहां आपको रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन नहीं मिला, और फिर इसके आगे के जो प्रोसीजर है हम सीए फाइनल लेवल पे सीखते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है सर। अब एग्जांपल नंबर 2 ले लिया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा आपने ना डेटर्स की पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर रखा है, और फिर हर स्ट्रेटा में से सैंपल निकाल रखे, सैंपल में से गलतियां निकाल रखी हैं। वेरी गुड। तो मैंने यहां पे स्ट्रेटिफिकेशन ले ली, अमाउंट ले ली हर सब पॉपुलेशन की, उसमें से सैंपल निकाले और गलतियां निकाली। अब सर 2 तरीके हैं एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट निकालने के। क्या? मैंने कहा सबसे पहले जो टोटल ऑफ मिसस्टेटमेंट है इसको डिवाइड कर दो सैंपल साइज से, मल्टीप्लाई कर दो पॉपुलेशन पे, तो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है सर। फिर मेरे पास एक बच्चा आया, कहता है क्या? बच्चा कहता है सर ये पूरी पॉपुलेशन एक साथ नहीं लेनी होती, एवरी स्ट्रेटम इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पॉपुलेशन। मैंने कहा मतलब ये जो सैंपल की गलती है इसको इस पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करो, ये जो इस सैंपल की गलती है इसको इस पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करो, और सबका टोटल ले लो। मतलब आप कह रहे हो पहला कैटेगरी को 4 लाख की गलती को डिवाइड करो जो आपने सैंपल लिया 5 लाख से, हाँ, और उसको मल्टीप्लाई करो इसकी पॉपुलेशन पे। ठीक है सर, तो 4 लाख आ गया। सेकंड कैटेगरी जो थी उसकी गलती कितनी आई? 1 लाख। ये कितने में से आई? 3 लाख में से, और इसको अगेन इसकी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करो 4 लाख। तो ऐसे करके हमने सारी की सारी सब पॉपुलेशंस की एस्टिमेट निकाली और इन सबको ऐड किया। इन सबको ऐड किया तो मुझे टोटल पॉपुलेशन की एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट आ गई। तो इससे हमने क्या सीखा? एवरी स्ट्रेटम इज ट्रीटेड एज अ सब पॉपुलेशन, इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पॉपुलेशन। तो जो जिस स्ट्रेटम की गलती है उसको उसी पे प्रोजेक्ट करना है, पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट नहीं करना। और अगर पूरी पॉपुलेशन का एस्टिमेट चाहिए, सबकी एस्टिमेट्स ऐड कर लो, सारे स्ट्रेटम्स की एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट ऐड करो, तो आपको पूरी पॉपुलेशन का एस्टिमेट पता चल जाएगा। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो जो मैंने आपको स्ट्रेटिफाइड में चीजें नहीं लिखवाई थी, एक बार फटाफट आ जाओ उनको रिवाइज कर लेते हैं। सर क्या सीखा हमने इसमें से? What did we learn from this part? मैंने कहा इससे हमने सीखा कि जो रिजल्ट्स ऑफ सैंपल है यानी मिसस्टेटमेंट है ऑफ ईच सब पॉपुलेशन, उसको आप प्रोजेक्ट करोगे टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रेटम। ठीक है सर। और अगर आपको पूरी पॉपुलेशन का जानना है तो सबको ऐड कर दो, कंबाइन कर दो। तो टू कंक्लूड इन अ वेरी सिंपल लाइन, ये कहता है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ ईच स्ट्रेटम्स आर एडेड। हम उनको ऐड करते, कंबाइन करते, ताकि हमें पूरी पॉपुलेशन का पॉसिबल इफेक्ट पता चल जाए ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमको समझना था। ठीक है सर। लगे आ तो एक पॉइंट और रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कहां यूज होता है? तो मैंने कहा इसको आपको यूज करना चाहिए विद सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सिलेक्शन यानी इंटरवल सैंपलिंग। मोस्ट एफिशिएंट कब है? इट इज मोस्ट एफिशिएंट जब आप इसको रैंडम सिलेक्शन के साथ यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मेरा एक डेटर है जिसमें 10 लाख रुपए का बैलेंस है, तो वो 10 लाख रुपए के लिए मैं कंफर्मेशन तो लूंगा, बट वो 10 लाख ना बहुत सारे छोटे छोटे इनवॉइसेस से बना हुआ है, तो मैं एक एक सेल्स इनवॉइस चेक नहीं कर सकता कि वो 10 लाख किन से बना है। तो मैंने क्या किया, मान लो वो 10 लाख रुपए ना 1000 सेल इनवॉइस से बने हुए हैं, तो उन हजारों में से कुछ मैं रैंडम बेसिस पे देख लूंगा, तो 10 लाख रुपए पे मैंने कंफर्मेशन तो ले ली, पर उसके जब इनवॉइसेस चेक करने की बारी आई मैंने सारे इनवॉइसेस नहीं देखे, रैंडम बेसिस पे कुछ चेक करें ताकि मेरे एफर्ट्स कम लगे, मेरा टाइम कम लगे और एफिशिएंटली काम हो जाए। तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि वैल्यू वेटेड सिलेक्शन किसके साथ यूज करना चाहिए? रैंडम सिलेक्शन के साथ, ताकि इट बिकम्स वेरी एफिशिएंट। गॉट द पॉइंट? यस सर। इसके बाद हमारे पास बस आखिरी में एक दो टॉपिक और रह गए थे, छोटे छोटे क्यूट से। सर क्या? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। हम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्यों निकालते हैं? ताकि हमें पूरी पॉपुलेशन का एस्टीमेट पता चल जाए। क्या एक्चुअल मिसस्टेटमेंट पता चलती है या एस्टिमेटेड? तो ये कहता है ऑडिटर प्रोजेक्ट्स द मिसस्टेटमेंट टू गेट अ ब्रॉड व्यू of the scale of misstatement, but remember this is not enough to calculate the actual misstatement. actual नहीं निकलती इससे, not enough to determine the actual amount to be recorded. अब सर इसके अंदर एक मीठा सा पॉइंट, माइनस और प्लस। कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोजेक्शन करते वक्त माइनस करते हैं बट
एस्टिमेट निकालते वक्त साइड में प्लस करते हैं, एनोमली। तो ये कहता है एनोमली इज एक्सक्लूडेड व्हेन प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट, हाउएवर इट इज कंसिडर्ड इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन ऑफ नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट। तो सिंपल सी बात है, एनोमली को प्रोजेक्शन से निकालो और ऐड कर दो विद द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू कैलकुलेट द एस्टिमेट। एंड लास्ट में टीओडी के लिए करते हैं, टीओसी के लिए नहीं करते। सो इट इज डन फॉर द टीओडी, नॉट फॉर द टीओसी, बिकॉज the projected deviation rate is same as sample deviation rate। तो सपोज अगर शुभम सर ने 10 परचेज ऑर्डर चेक करे और उसमें से पता चला 4 परचेज ऑर्डर तो ऑथोराइज्ड ही नहीं है, तो मुझे बताओ डेविएशन रेट कितना आ गया, 40%। सो सैंपल डेविएशन रेट भी 40% होगा। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो उस पर भी मैं यही सोचूंगा, पॉपुलेशन में 40% में दिक्कतें होंगी। तो जब सेम ही रेट है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्यों करना। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। वंस अगेन, हम प्रोजेक्शन क्यों करते हैं, टू गेट अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिसस्टेटमेंट, बट एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं पता चलती। सेकंड केस, प्लस माइनस, एनोमली इज एक्सक्लूडेड व्हेन प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट बट कंसीडर्ड इन एडिशन टू द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर, लास्ट पॉइंट था टीओडी में करते हैं, टीओसी में नहीं करते। Projection is done in case of TOD but not in case of TOC. Why? Because sample deviation rate is same as projected deviation rate। और इसी के साथ हमारा सैंपलिंग वाला पूरा का पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लास्ट में हमने क्या बोला सर, लास्ट में हमने बोला जो भी रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग है उनको चेक कर लेना, देख लेना क्या आपको ऑडिट सैंपलिंग से आरबीसी मिला कि नहीं। आरबीसी मतलब रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। तो अगर आपको लगता है आपका जो एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट है वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से बहुत दूर है, तो फिर आरबीसी मिल गया, मजे करो। इसके बाद ना आईसीआई ने एक टॉपिक छुपा के दे रखा है, एक टॉपिक छुपा के दे रखा है। क्या है, प्रिकॉशंस वेन एवर यू आर अप्लाइंग टेस्ट चेक टेक्निक। प्रिकॉशन मतलब प्री मतलब पहले, कॉशन मतलब सावधानी। तो पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है सैंपलिंग करने से पहले। तो मैंने कहा इसके लिए हमने आपको बढ़िया चार्ट बनाया। मैंने कहा क्या, सबसे पहले स्टडी करो सिस्टम। सिस्टम है, सिस्टम कौन सा सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जब आप ये दोनों सिस्टम अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कहां सैंपलिंग कर सकते हैं, कहां सैंपलिंग नहीं कर सकते। सर सैंपलिंग कहां नहीं कर सकते, एरियाज विच आर नॉट सुटेबल फॉर सैंपलिंग। सपोज मुझे चेक करना है एंटिटी ने सारे टीडीएस चालान टाइम पे जमा कराए, मुझे देखना है जो इनकी एक्विजिशन हुई है सब्सिडरी की वो प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो यहां पे तो आपको प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ेगी एवरी ट्रांजैक्शन की। तो ये कहते हैं कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और अनयूजुअल नेचर। सर जहां सूटेबल है वहां पे आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और स्टाफ को 3 एरियाज बताने पड़ेंगे। क्या, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन। डिजाइन में मतलब स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये कहता है ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस शुड बी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड यानी स्ट्रेटिफाइड। ठीक है सर। सैंपल साइज कितना होना चाहिए कि सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, यानी इट शुड बी एप्रोप्रिएट। एंड आखिरी में कहता है सैंपल्स को ऐसे चुनो जिसमें बायसनेस हो, बायसनेस नहीं अनबायस्ड वे। और इस सब के बाद भी अगर एक पॉइंट और याद रखना है तो रख लेना, जो भी एरर्स हैं उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके चलेंगे। तो मैंने कहा एकदम फ्लो में चलना, स्टडी द सिस्टम, अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो उससे पता चलेगा वेयर द सैंपलिंग कैन बी यूज्ड, वेयर इट इज नॉट सुटेबल। जहां सुटेबल नहीं है उसके एग्जांपल दे दो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस चेक करना, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस देखना। ठीक है सर। जहां सुटेबल है वहां आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देने हैं। सर क्या, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन। डिजाइन मतलब क्लासीफाई प्रॉपर्ली, साइज मतलब एप्रोप्रिएट साइज, एंड आखिरी पॉइंट क्या था, सिलेक्शन अनबायस तरीके से होनी चाहिए। फिर एरर्स को एनालाइज करके चलेंगे। सबसे लास्ट में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, बताओ कौन सा। सबसे लास्ट में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा सर क्या, सैंपलिंग करते क्यों है। हम सैंपलिंग करते क्यों है, तो इसने बोला जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कोई भी एफर्ट करती है ना थोड़ा सा, उसके मन में हमेशा रहता है कि इसका क्या इकोनॉमिक कंसिडरेशन रहेगा, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। और ऑडिट में भी हम एज अ ऑडिटर यही सोचते हैं, वॉट एवर एफर्ट्स वी आर पुटिंग, व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग। सबसे बेवकूफी वाला तरीका कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड। 100% ट्रांजेक्शन टेस्ट करो, इकोनॉमिकली वेस्टफुल है, मोर एफर्ट्स नो बेनिफिट। ठीक है सर। यहां पे रूटीन चेकिंग होती है, सारी ट्रांजेक्शन चेक करना, विच इज इकोनॉमिकली वेस्टफुल। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, कहीं ना कहीं देयर इज शिफ्ट इन द इंटरनल कंट्रोल। एंड इंटरनल कंट्रोल्स का काम होता है प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करना मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ये अच्छा काम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सर, जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी टेस्टिंग है, वो किस ओर जाए, इंटरनल कंट्रोल्स की ओर। जहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट लग रही है, यानी क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल्स, वहां पे चेकिंग करो। सो कंट्रोल्स को टेस्ट करो, क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल्स को टेस्ट करो। अब एक ऑडिटर कहता है जरूरी है क्या, हमने कहा नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। क्योंकि आखिरी में यही बोला
क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, कितना चेक करना है, ये ऑडिटर की जजमेंट है, तो उसको जो करना है करे। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज अ जजमेंट ऑफ ऑडिटर, व्हाट इज टू बी चेक्ड, हाउ इट इज टू बी चेक्ड, एक्सटेंट टू बी चेक्ड, इट इज अ जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, नॉट ऑब्लिगेशन टू फॉलो सैम्पलिंग टेक्निक। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो बड़ा सिंपल है, ऑडिटर का काम है कंक्लूजन ड्रॉ करना, ओपिनियन देना, उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और टेक्निक फॉलो करने चाहिए दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड। वाइडली एक्सेप्टेड में हमने क्या सीख रखा है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो ये कहते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज वेरी गुड, इट इज साइंटिफिक, सो दैट शुड बी फॉलोड एंड अल्टीमेटली ऑडिटर कैन मेक द कंक्लूजन एंड गिव अ फेयर ओपिनियन। सो ये वाला जो लास्ट वाला टॉपिक था, इसको बस 2 बार 3 बार आपने बस कॉन्सेप्चुअली रीड करना है एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्रॉपर्ली प्रेजेंट इन द एग्जाम। अब सर पानी के 2 घूंट लगाओ, सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ। अब मैं कुछ मजेदार कराने वाला हूं, जल्दी से लगा लिए सर। मैंने कहा रिवीजन के अंदर रिवीजन, अब हम करेंगे रिवीजन के अंदर रिवीजन। ये रहा पूरा माइंड मैप ऑफ द चैप्टर। अगर मैं बात करूं ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग की, तो सबसे पहले क्या आती है, डेफिनेशन, यानी आपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स इन अ वे एवरी आइटम हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको चाहिए पूरी पॉपुलेशन पे आरबीसी। आरबीसी का मतलब है रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। फिर सर सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब है जो भी सैम्पलिंग से रिलेटेड रिस्क रहती है कि आपका जो कंक्लूजन होगा सैंपल पे इट विल बी डिफरेंट अगर आप पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करते। तो पहली जो सैम्पलिंग रिस्क थी वो ये कहती है कि अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करो तो आपको लगता है कंट्रोल्स इफेक्टिव है जबकि नहीं थे। आप टेस्ट ऑफ डिटेल करो, आपको लगता है मटीरियल स्टेटमेंट है जबकि आपको लगता है मटीरियल स्टेटमेंट नहीं है जबकि थी। तो इससे क्या होगा ना, आप रॉन्ग ओपिनियन दोगे, आपकी ऑडिट इफेक्टिवनेस खराब होगी और आखिरी में सर इट इज अ ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल। इसी का अगर मैं उल्टा बात करूं तो ये कहता है सैम्पलिंग रिस्क का उल्टा क्या था सर, वो था कि आपको लगा कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है जबकि थे, आपको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी जबकि नहीं थी। तो इससे क्या किया ना, आपने एक्स्ट्रा प्रोसीजर करे, आपकी ऑडिट एफिशिएंसी अफेक्ट हो गई एंड एट द एंड ऑफ द डे इससे क्या होता है, इट इज द अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल, आपको ज्यादा रिलाय कर लेना चाहिए था। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब है जो आपने कंक्लूजन निकाला दैट इज एरोनियस, वो आपने गलत कंक्लूजन निकाला फॉर एनी रीजन विच इज नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग। ठीक है सर। फिर हमने बात करी पॉपुलेशन को, हमको कैसी पॉपुलेशन चाहिए, आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए। आपको रिलायबल पॉपुलेशन मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन वर एप्रोप्रिएटनेस, जो भी पॉपुलेशन आप लोगे इट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव टू बी टेस्टेड। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स चेक करनी है। अगर ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स चेक करना है तो दोस्त आपको जो डेटर्स की लिस्टिंग है उसी को एज अ पॉपुलेशन यूज करना पड़ेगा। बट अगर अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है कि इन 3 डेटर के अलावा कोई चौथा डेटर तो नहीं है या चौथा क्रेडिटर तो नहीं है, तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर के लिए मैंने क्या किया, मैंने अनपेड इनवॉइस देखे, सब्सिक्वेंट बैंक पेमेंट्स देखी। तो ये सब तरीके से आपको पता चल सकता है। को मतलब कंप्लीट पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी रिजल्ट्स प्रॉपर होंगे एंड रिलायबल का मतलब है इट शुड बी एक्यूरेट विदाउट एनी एरर्स। फिर सर सैम्पलिंग यूनिट्स की बात की थी, जो भी टुकड़े होते हैं छोटे छोटे क्यूट से ऑफ पॉपुलेशन उनको सैम्पलिंग यूनिट्स कहते हैं। अब ये 2 तरीके से बन सकते हैं। सपोज डेटर का बैलेंस है तो आप इसको इंडिविजुअल कस्टमर वाइज बैलेंस पर रख सकते हो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, या आप इसको इनवॉइस वाइज भी बैलेंस को रख सकते हो। अब सर सैम्पलिंग की अप्रोच क्या थी, 2 अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल अप्रोच की बात करूं तो RSPT, रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हम बात करते हैं और साथ ही साथ मैंने इसमें बोला था हम सैम्पलिंग रिस्क भी मेजर करके चलते हैं। प्लस इट इज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच मतलब मैथमेटिकल लॉग, मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जब भी होंगे तो हम ये यूज करेंगे। लास्ट में मैंने बताया आपको क्या, नो पर्सनल बायस, ऑडिटर की कोई पर्सनल बायस इसमें नहीं रहती। सर इसकी एडवांटेज क्या थी, रोसेश की पसंद, मॉमा मॉमी, यानी इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज मास ऑफ डेटा। मी मतलब मिनिमम सैंपल साइज, कहीं ना कहीं मिनिमम सैंपल साइज चाहिए फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सैंपलिंग एरर। प्लस सैंपल साइज बढ़ता भी नहीं है, सैंपल साइज बढ़ता भी नहीं है विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। फिर नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में जो भी बात मैंने क्लास में दिखाई इसको बस एक बार रीड करके चल लेना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। देन कम्स सैंपल। अब 3 चीजें हमने क्लास में पढ़ी सर, क्या, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सैंपल डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कंसिडर करते हैं, पर्पस ऑफ सैंपलिंग, ठीक है, हमको अपना पर्पस देखना है, क्या पर्पस अचीव करना है, उसके हिसाब से हम अपना ऑडिट प्रोसीजर करते थे। ऑडिट प्रोसीजर से मिलता था एविडेंस, साथ ही साथ एंड वी नीड टू कंसीडर कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज है वो मिसस्टेटमेंट मानी जाएगी। एंड लास्ट में मैं बोलता था करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, दैट मींस द पॉपुलेशन शुड बी कंप्लीट इन ऑल सेंस। तो ये हमने 3 चीजें डिस्कस की थी विद प्रॉपर एग्जांपल्स। देन कम सैंपल साइज। इसके लिए हमने बढ़िया गेम खेली थी क्लास में। सर गेम क्या खेली थी, हम कंडीशंस देते थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स की और बताना होता था सैंपल साइज बढ़ेगा या घटेगा। तो जो कंडीशंस है उनको एक बार बस कॉन्सेप्चुअली गो थ्रू करना एंड यू विल बी क्रिस्टल क्लियर इन द एग्जाम। देन कम्स द जनरल कंडीशन। तो जनरल कंडीशन बड़ी इजी थी,
तीन ऑर्गेनाइजेशन वाली, दो ऑडिटर वाली। ऑर्गेनाइजेशन वाली क्या थी? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो रिलायबल होंगे बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, तो तीनों पॉइंट्स ऐसे कवर किए थे। ऑडिटर वाली क्या थी सर? ऑडिटर को कितना टॉलरेंस है, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड द कॉन्फिडेंस दैट द ऑडिटर नीड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपके सारे के सारे गेम खत्म। Got it. Then sir comes the sample selection. It should be done in a way that sampling risk is reduced to an acceptably low level. या हमने ये 5 सैंपल सिलेक्शन मेथड्स पढ़े थे। आईसीआई भी अच्छा काम आजकल क्या कर रही है सर? आपको पहचानने के लिए बोलती है। आपको केस स्टडी दे रखी होती है और पहचानना होता है। तो अगेन जिस तरह से हमने लिखा, एक बार बस इसको गो थ्रू कर लेना। कॉन्सेप्चुअली शुड बी क्लियर एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल फाइन। रैंडम सिलेक्शन, इंटरवल सिस्टमैटिक सिलेक्शन। इंटरवल सिस्टमैटिक सिलेक्शन में क्या होता था? कुछ नहीं, पॉपुलेशन साइज को नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट से डिवाइड करना, कितने सैंपल निकालने, एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज दैट इज द सैंपलिंग यूनिट्स, उसको डिवाइड करना सैंपल साइज से, तो आपका इंटरवल निकल के आ जाता है। देन हमने बात करी वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, और या बोल दो मॉनिटरी सैंपलिंग, एक ही बात है। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक सिलेक्शन यानी कंटीजियस आइटम। ये ऑडिट में सूटेबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। देन हमने बात करी हफाजात सैंपलिंग की, जिसमें कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ही नहीं है, तो स्टैटिस्टिकल और इसकी जमती नहीं है। फिर आता है सर हमारे पास, जो आपने सैंपल निकाला उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। अगर ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है ऑन दैट आइटम तो रिप्लेसमेंट आइटम, अगर रिप्लेसमेंट आइटम पे पॉसिबल नहीं है तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर, अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो इट इज अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन। अब जो मिसस्टेटमेंट डेविएशन मिली है उसको इन्वेस्टिगेट नेचर एंड कॉज, वापस रिवाइज करा रहा हूं, मजे लेते रहो पूरे। जो मिसस्टेटमेंट मिली है उसका नेचर एंड कॉज देखना है। उसमें हो सकता है कुछ कॉमन, क्या थी कॉमन फीचर हो। कॉमन फीचर क्या थे? शन I9, शन I9 यानी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, लोकेशन, और यू कैन से टाइम पीरियड, और एक और चीज थी टाइम के अलावा था प्रोडक्ट लाइन। वेरी वेरी गुड। फिर हमने क्या किया, जब हम लालची हो गए, हमने सारी की सारी आइटम्स चेक कर लिया, टेस्ट ऑल द आइटम्स एंड अप्लाई द प्रोसीजर टू ऑल दोज आइटम्स। देन सर हमको लगा ये तो फ्रॉड हो सकता है, इट मे बी इंटेंशनल एंड इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। तो फिर मैंने क्या किया सर? हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसका फ्रॉड लगा तो हमने वहां पे पॉसिबल इफेक्ट देखने की कोशिश करी। इन्वेस्टिगेट किया नेचर एंड कॉज, एंड वी ट्राई टू सी द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिट। एंड पॉसिबल इफेक्ट देते वक्त कुछ एक्सक्लूड होता है, जिसमें हम बात करते हैं एनोमली की। फिर सर हमने बात करी प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमें एक ब्रॉड व्यू मिल जाए मिसस्टेटमेंट का, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट निकालने के लिए नहीं करते हैं। सेकंड थिंग हम क्या था? प्लस माइनस में, दिमाग में ना फोटो आ रही है वो, प्लस और माइनस, एनोमली को एक्सक्लूड करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्शन करने के लिए, बट कंसिडर्ड इन एडिशन टू द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू कैलकुलेट द एस्टीमेट। और आखिरी में टीओडी में करते हैं, टीओसी में नहीं करते। क्यों? क्योंकि सैंपल डेविएशन रेट ही प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट है। और आखिरी में इवैल्यूएट करेंगे सैंपल रिजल्ट्स। जो भी आपने सैंपलिंग करी उसको चेक करो, इवैल्यूएट द सैंपल रिजल्ट्स एंड सी वेदर आपको आरबीसी मिला कि नहीं। आरबीसी मतलब रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन ऑन पॉपुलेशन। और आखिरी में हमने बात करी थी प्रिकॉशन की। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। मैंने कहा क्या? सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कहीं पे सैंपलिंग सूटेबल है, कहीं पे नहीं है। सो एरियाज वेयर द सैंपलिंग इज नॉट सूटेबल, फॉर एग्जांपल टीडीएस के चलान टेस्टिंग यानी कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और अनयूजुअल नेचर। जहां पे सूटेबल है वहां पे प्रॉपर्ली प्लान करके चलेंगे, और जूनियर्स को गाइड करेंगे अबाउट द 3 थिंग्स: सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन। कम ऑन, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन। अगर मैं बात करूं सैंपल डिजाइन की, तो सर वो क्या होना चाहिए? क्लासिफाइड प्रॉपर्ली यानी स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सैंपल साइज की बात करूं तो रिड्यूस द सैंपलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल यानी इट शुड बी एप्रोप्रिएट। और आखिरी में अगर मैं बात करूं सैंपल सिलेक्शन की, अनबायस्ड वे में होना चाहिए। लास्ट पॉइंट याद रख सको तो रख लेना, आपकी मर्जी है, पर समझ के जरूर चलना। सर क्या जो भी एरर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे प्रॉपरली। गॉट इट और नॉट? यस सर। सो प्रॉपरली आपके सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए, इवन उनको याद रखने के लिए जो टेक्निक्स है उनको भी रिवाइज कर लिया, और आखिरी में पूरा जो रायता फैलाया था उसको भी मैंने आपको समराइज करके एक चार्ट में रिवाइज करा दिया। और क्या चाहिए? मैंने कहा बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लगन और थोड़ी इच्छा अपने लिए कुछ कर दिखाने की। बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स आर योर एफर्ट्स। If you are willing to do so, you will get the best of the results, and that's what the game is all about. खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट रिवीजन में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। डू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।